Good evening, all dear participants. Lovely greetings to everyone and warm welcome. आज हम लोग कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो नए ट्रेडर्स हैं या जो पुराने भी ट्रेडर्स हैं, वो क्या क्या ट्रेडिंग में हम मिस्टेक्स करते हैं, और ये जो भी मिस्टेक्स हैं या ये सारे के सारे हम लोग डेली ट्रेड करके या जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर से जो फोकस होगा वो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड फोकस होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या किया जाए जिससे हमारा लॉस मिनिमाइज हो सके, और किस तरीके के मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि हमारे प्रॉफिट्स भी हो सके और लॉसेस को हम कम से कम कम कर पाएँ। और उसके बाद कुछ हम ट्रिक्स भी समझेंगे, कुछ डेटा को समझेंगे कि किस तरीके से हमें डेटा देखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं। तो जो एजेंडा में है, कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली हम ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा। तो जो एजेंडा है उसमें जो जो आज हम बात करने वाले हैं, एक तो जो एक जनरल ट्रेडर या एक अ, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर से भी कई बार कई मिस्टेक्स हो सकती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं अ, जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए, उसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे आज का एग्जांपल्स लेंगे कि किस तरीके से हमें आज ट्रेड करना चाहिए था, या लास्ट 4-5 दिनों में किस तरीके से मार्केट में क्या डेटा बन रहे थे, कैसे ट्रेड को अप्रोच करना चाहिए था, कैसे ट्रेड को कॉल साइड या पुट साइड, किस तरीके से ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो को देख के चलना है। तो एक तो हो गई कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उसके बाद हम हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सपोज एक प्रॉब्लम एरिया है कि डेटा कहाँ से मिले, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम एरिया है कि टेक्निकल चार्ट्स कई ट्रेडर्स के पास नहीं होते हैं, तो वो हमें कैसे मिल सकते हैं, क्या बेटर सोर्स है। तीसरा प्रॉब्लम एरिया होता है कई बार कि एंट्री हमें कहाँ पे लेनी चाहिए। जैसे मार्केट आज सुबह सुबह रैली हो रही थी और सुबह आपने देखा होगा कि 1-1.5 घंटे में ही मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर चली गई थी। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑप्शन ट्रेडर को होती है कि एंट्री कैसे हमें ट्रेड में इंटर करना चाहिए। तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एंट्री लेने के बाद फिर स्टॉप लॉस कैसे हमें डिसाइड करना चाहिए, और एंट्री करते समय कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। यह भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए कैसे टारगेट्स हम सेट करें, तो इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। कुछ ग्रीक्स के बारे में भी बात करेंगे कि जो ऑप्शंस के ग्रीक्स हैं, जैसे थीटा है, वेगा है, डेल्टा है, इनमें क्या इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट है, और इससे इसे हम कैसे हम अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या चीज़ें इसमें रेलिवेंट है, क्या इरेलीवेंट है, और ये डेटा सेट आपको कहाँ से मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अ, फिर फाइनली हम लास्ट में मार्केट आउटलुक समझेंगे कि ऑलरेडी जैसे हम देख रहे हैं कि जनवरी में भी सेलिंग थी, फरवरी में अच्छी खासी सेलिंग हुई है। बजट के आसपास अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में हैं, तो बजट वाले दिन हम लोगों ने हाईलाइट किया था कि सेलर्स काफ़ी एक्टिव हैं, जो 1 फरवरी को बजट आया था उस दिन। और उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी आई, उस समय भी जब पॉलिसी चल रही थी तो हम लोगों ने हाईलाइट किया था कि सेलर्स बहुत एक्टिव हो रहे हैं मार्केट में। तो फिर उसका फॉलो ऑन आपने देखा कि फरवरी में सेलिंग बनी। अब ये मार्च में रोल ओवर्स हुए हैं, तो रोल ओवर्स का डेटा अभी करंट सिचुएशन में क्या है, मोटा मोटी शॉर्ट साइड रोल ओवर्स है। बट 2 दिन से बायर्स एक्टिव है मार्केट में, यानी आज और कल 2 दिन से थोड़ी बाइंग एक्टिविटी दिख रही है। तो उसको समझेंगे कि क्या मार्केट ये बाउंस कितना कर सकता है, और फिर क्या रेसिस्टेंस जोन है, और क्या मार्केट का आउटलुक बन रहा है, और उसे हमें कैसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे। अब एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि उस क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो एक तो जो मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको उनके पास कई बार सेट ऑफ डेटा नहीं होता, यानी कि जो डिसीजंस होते हैं ट्रेड लेने का,
वो क्या तो हम रैंडम डिसीजन लेते हैं या टीवी पे देख करके डिसीजन ले लिए, या कुछ कंक्रीट मॉडल्स नहीं होते हैं, कुछ डेटा सेट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए डेरिवेटिव डेटा और ट्रेंड, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हर ट्रेडर्स के पास होना चाहिए। अब ट्रेंड ट्रेंड का मतलब मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और उसका सपोर्टिंग में डेटा क्या बन रहा है। जैसे ऑप्शन में हम इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, खासतौर से इंडेक्स ऑप्शंस में, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस में इंट्राडे ज़्यादा वाइबल है कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से, कैरी फॉरवर्ड रिस्की होती है। और इंट्राडे में 75 का लॉट साइज है। अगर इंट्राडे आप सही कर पाते हैं तो अभी मैं आगे कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा कि अच्छी रिटर्न्स हम बना सकते हैं अगर हम इंट्राडे में भी ऑप्शंस को सही तरीके से करें। तो इंट्राडे करने के लिए बेसिकली हमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो हर ट्रेडर के पास होना चाहिए, और उसकी समझ होनी चाहिए, नहीं तो आप ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। अब ट्रेंड में दो तरीके का ट्रेंड होगा, एक तो ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, और दूसरा इंट्राडे ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ये दोनों कैसे देखना है ये मैं आगे समझाता हूँ एग्जांपल्स के साथ। और ये आपको जो मैं सोर्स बताऊंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं से भी मिल सकती है। कोई भी चार्टिंग आपके पास होना चाहिए, तरीका कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि एक ट्रेंड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, उस ट्रेंड के साथ साथ सपोर्टिंग डेटा होना चाहिए जिसे हम जनरली पीसीआर रेशियो के नाम से जानते हैं। जैसे आज आप देखेंगे तो मार्केट खुलने के बाद ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव था और पीसीआर का डेटा भी काफी स्ट्रांग था। तो अब थर्ड पॉइंट आता है कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो जो एक मेन प्रॉब्लम एरिया है वो पॉइंट नंबर 1 है कि डेरिवेटिव डेटा और इंट्राडे ट्रेंड। अब दूसरा आ गया कि एंट्री। तो अब ये हम दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड कैसे देखना है इसको हम समझते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव डेटा कैसे देखना है इसको समझते हैं, और फिर तीसरा ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है इसको समझते हैं। अब देखिए, जब आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है तो उस केस में 1 मिनट। अब देखिए, ट्रेंड ट्रेंड जब हमें फाइंड आउट करना है तो हमें दो ट्रेंड का हमेशा दिमाग में ध्यान रखना चाहिए। एक तो ओवरऑल ट्रेंड क्या मार्केट का चल रहा है, और दूसरा इंट्राडे ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या मार्केट का चल रहा है। तो ये अभी आपके सामने मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ग्राफ खोला है। ये ग्राफ दिख रहा है आपको? अनुज जी आप हैं तो बता सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में यस या नो। ग्राफ दिख रहे हैं? ओके, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक बार निफ्टी के ग्राफ को डिस्कस करते हैं सो दैट एक आइडिया भी लगेगा। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। ये वीक, एवरी कैंडल इज अ 1 वीक चार्ट। हर कैंडल आपका 1 वीक का चार्ट है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये लोअर लोज या हायर हाइज बन रहे हैं, यानी सिंपल, क्योंकि मैंने इसको सिंपल करने की कोशिश करी है, कॉम्प्लेक्स ना हो ताकि आप समझ सकें। तो ये वीकली चार्ट्स है और वीक ऑन वीक आप देख रहे हैं कि प्रीवियस वीक के कंपैरिजन में करंट वीक का लोअर लोस या हायर हाई। हायर हाई का मतलब हो गया कि ये देखिए, ये लो है इसका और ये हाई हो गया अभी जो रनिंग वीक है। अगले वीक का देखेंगे तो दिस इज अ हाई लेवल, फिर उसके अगले वीक का देखेंगे तो ये हाई लेवल हो गया, और फिर अगले वीक का देखेंगे तो ये हाई लेवल हो गया। तो इस तरीके से आप ये देखना है कि ये लोअर लोज बना रहा है वीक ऑन वीक या हायर हाइज बन रहा है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई पूरे वीक में जो ट्रेडिंग होती है, अगर मान लीजिए अगले वीक लोअर लोज बन रहा है, यानी कि प्रीवियस वीक से अगला वीक लो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस वीक में जो भी ओपन इंटरेस्ट बना है या जो भी वॉल्यूम्स हुए हैं या जो भी बायर सेलर ने आपस में ट्रांजैक्शन किए हैं, तो वन पार्टी इज लूजिंग एंड वन पार्टी इज गेनिंग। बिकॉज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट इज अ जीरो सम गेम। एक आदमी बाय करता है, दूसरा आदमी सेल करता है। तो अगर पिछले वीक में कोई भी पोजीशंस बनी है और उसका अगला वीक जो नेक्स्ट वीक है वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब जो बायर है वो ट्रैप्ड है और जो सेलर है वो विनर है।
इन दैट केस सेलर विल ट्राई टू, वो क्या करेगा और नीचे पुश करने की कोशिश करेगा, और उस पैनिक में बायर विल कम एंड लिक्विडेट द पोजीशंस। तो इसलिए वो लोअर लोस बनते चले जाते हैं। तो अभी आपको सिंपल इतना ही देखना है कि प्रीवियस वीक के कंपैरिजन में क्या हम लोग लोअर लोज बना रहे हैं, हायर हाइज बना रहे हैं। जैसे अगर आप इस सिनेरियो में आएंगे, जैसे यहाँ पे आते हैं, इन सिनेरियो में जैसे ये देखिए, ये सिनेरियो ऐसा है जब हमारा हायर हाइज बन रहे हैं, ये वीकली हायर हाइज बन रहे हैं। तो दिस इज अ बुलिश सिनेरियो ओवरऑल, वीकली चार्ट्स के हिसाब से ये बुलिश सिनेरियो है। अब यहां से आप देखिए ये लोअर लोज बन रहे हैं, तो ये बियरिश सिनेरियो हो गया। बीच में एक ये बाउंस था, अगेन देयर इज अ लोअर लोज इनटू द मार्केट। तो इससे एक हमारा ये ट्रेंड क्लियर होता है कि अभी करंट सिचुएशन में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट्स जनरली ब्रेक करते चले जाते हैं और रेसिस्टेंस को मार्केट रेस्पेक्ट देता है। यानी कोई भी डाउन ट्रेंड अगर चल रहा होगा या अप ट्रेंड होगा, तो अप ट्रेंड में सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट को रेस्पेक्ट देगा और रेसिस्टेंस को ब्रेक करता जाएगा। सिमिलर केस अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता जाएगा और रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट देगा। ये एक सिंपल थ्योरी हमें दिमाग में रखनी चाहिए। आइदर इंट्राडे हो या फिर लॉन्ग टर्म चार्ट हो, दोनों में सिमिलर इंटरप्रिटेशन हमारी होगी। तो ये एक हो गया सिंपल वीकली चार्ट देखने का तरीका। और दूसरा इसमें आप और सिंपल करने के लिए, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन, ये मैंने 8 वीक की मूविंग एवरेज लगा रखी है, सिंपल मूविंग एवरेज, 8 पीरियड मूविंग एवरेज। तो अब 8 पीरियड मूविंग एवरेज से यानी कि 2 महीने का हो गया, ये 4 वीक और 4 वीक, 8 वीक का हो गया। तो 8 वीक के मूविंग एवरेज के ये नीचे चल रही है। तो इस सिचुएशन में जनरली हम ये मान के चलेंगे कि हम डाउन ट्रेंड में हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे भी है और लोअर लोज बन रहे हैं। अब ये मार्केट बाउंस हुआ है, तो ये एक टेक्निकल डाउन ट्रेंड का आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बाउंस है या शॉर्ट कवरिंग है। और ऊपर थोड़ा बाउंस होने के बाद वापस से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी हम डाउन ट्रेंड जो डेटा में दिख रहा है इसके हिसाब से डाउन ट्रेंड है। बाकी फ्लो ऑफ फंड्स अलग हो गया कि एफआईएस का फ्लो वगैरह किस तरीके से चल रहा है। बट करंट सिचुएशन में जब हमें ट्रेंड का आइडिया रखना है, एक नए ट्रेडर को या एक पुराना ट्रेडर भी है, उसे ट्रेंड का पता होना चाहिए। तो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है। अब ट्रेड कैसे लेना है, इंट्राडे में अगर पॉजिटिव डेटा बन रहा है तो उस केस में हमें बाइंग साइड में थोड़ा कम क्वांटिटी ट्रेड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए या बचना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल अगर डाउन ट्रेंड है तो कभी भी मार्केट टॉप से नीचे की तरफ फिसल सकती है। अगर सपोज कीजिए डाउन ट्रेंड है, जैसे अभी हम डेटा में देख रहे हैं, और इंट्राडे का जो डेटा है, पीसीआर का डेटा या फिर चार्ट्स का जो डेटा है, सपोज कीजिए मैं इसी डेटा को इंट्राडे कर देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने अभी वीकली तो समझ लिया कि कैसे वीकली हमें देखना है। अब इसी डेटा को मान लीजिए मैं टुडे का डेटा ले लूं और इसमें 15 मिनट का इंट्राडे में जनरली देखना चाहिए हमें, कम से कम 15 मिनट्स का चार्ट है। अब ये देखिए 15 मिनट का सेम मैंने टुडे का चार्ट लगा दिया। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह खुलने के बाद ये एक तरीके से हायर हाइज बन रहे हैं, हायर हाई बन रहा है। यानी कि यहाँ पे जो पोजीशन बनी वो ट्रैप है, फिर यहाँ पे जो पोजीशन बनी वो ट्रैप है। तो इस तरीके से ये हायर हाई बन रही है। तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन हो गया। और इसको हम कंफर्म करते हैं पीसीआर का डेटा से कि पीसीआर का डेटा क्या बन रहा है। अगर ये पॉजिटिव साइड है तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव ट्रेंड है। तो अब इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि एक तो ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है और दूसरा इंट्राडे ट्रेंड क्या चल रहा है, ये हमें इस तरीके से समझ में आ जाएगा। और सिंपल आप कोई भी चार्टिंग, अगर आप गूगल में किसी भी, कई सारे जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको फ्री चार्ट्स मिलते हैं, वीकली चार्ट्स भी मिल जाएंगे। उसे आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको 15 मिनट के भी चार्ट्स फ्रीली अवेलेबल हैं। तो आप उस चार्ट्स के थ्रू इसको देख सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट्स और इंट्राडे चार्ट्स फ्रीली अवेलेबल हैं। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेंड के बारे में। और दूसरा पीसीआर का डेटा कैसे आपको देखना है, वो क्या चल रहा है,
तो उसके लिए एक तो एनएसई की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जा करके ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हैं, बट वहाँ पे प्रॉपर पीसीआर कैलकुलेट होकर के नहीं आती है। तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि ऑप्शंस में किस तरीके से पोजीशंस बन रही है, पुट्स में ज़्यादा है कि कॉल्स में ज़्यादा है। अगर पुट्स में ज़्यादा होगी और कॉल्स में कम होगी, जैसे कि आज था, इसका मतलब डेटा पॉजिटिव साइड है। इम्बैलेंस जो है मार्केट का, वो कॉल पुट पुट और कॉल में अगर डिफरेंस देखेंगे तो पुट में ज़्यादा राइटर्स, बेसिकली पुट में ज़्यादा पोजीशन है तो मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए। मार्केट हमेशा डिमांड सप्लाई के इम्बैलेंस पे चलती है। कोई भी स्टॉक हो या कोई भी ऑप्शन हो, ये प्राइस में मूवमेंट तभी आएगी जब डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस होगा। अब पुट्स का मतलब हो गया कि मार्केट, जो पुट बायर हैं वो ये सोचते हैं कि मार्केट गिरेगी, और जो कॉल बायर है वो ये सोचते हैं कि मार्केट बढ़ेगी। अब इन दोनों में जहाँ पे इम्बैलेंस है, हमें उसको पकड़ करके ट्रेड करना होता है। तो अब आप ये डेटा कहाँ-कहाँ देख सकते हैं। एक तो है कि अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाएँगे तो आपको एसएमसी का ऑटो ट्रेडर है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब करके ये डेटा देख सकते हैं। अगर आप कम फीचर्स के साथ जाते हैं तो गूगल में आप सर्च करेंगे पीसीआर डेटा, पीसीआर डेटा, तो आपको कई सारे फ्री वेबसाइट्स मिल जाएँगी, जहाँ पे पीसीआर डेटा आपको फ्री में मिलता है। जैसे निफ्टी ट्रेडर है, सेंसिबल है, वहाँ पे कुछ-कुछ फ्री में डेटा ये मिलते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल में देखनी है, उसके चार्टिंग वगैरह को देखनी है, तो आप ऑटो ट्रेडर के सब्सक्रिप्शन मोड में जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम दो दो प्रॉब्लम्स पे हम लोगों ने बात किया। अब वो फिर से आते हैं अपने पीपीटी में। तो अब ये क्लैरिटी हमें, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव डेटा और ट्रेंड हमें कैसे देखना है। अब दूसरा हम बात करते हैं एंट्री पे, और कैसे हमें एंट्री लेनी चाहिए। क्या राइट एंट्री पॉइंट्स होंगी, और फिर कुछ और जो मिस्टेक्स हैं जो एक न्यू ट्रेडर्स जनरली करता है। जैसे कि एक मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि नेकेड ऑप्शंस हमें ओवरनाइट कभी भी नहीं कैरी करनी चाहिए। अब मार्केट कितना भी क्लोजिंग में डेटा आपको नेगेटिव दिखा रहा है, अगले दिन ओपनिंग का कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि अगर आप कल का और आज का एग्जांपल लें, तो कल क्लोजिंग में डेटा नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव साइड थे, और अगर आपने देखा होगा तो एसजीएक्स निफ्टी 130 पॉइंट नीचे गई। मार्केट सुबह फ्लैट टू पॉजिटिव खुली आज के दिन में, और 200-250 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर चली गई। तो जो पुट पुट नेकेड पुट वाले बायर हैं, उनको एग्जिट करने का भी मौका जनरली नहीं मिलता है अगर हम नेकेड ऑप्शंस कैरी कर रहे हैं। तो जो भी मेजॉरिटी ऑफ द लॉसेस अगर ऑप्शन बायर्स को होते हैं, तो वो जनरली नेकेड ऑप्शंस में ही होते हैं। हेज ऑप्शंस में आपका रिस्क लिमिटेड है, और आप 100-150 पॉइंट के गैप अप में भी आराम से अपनी पोजीशन 15-20 पॉइंट के लॉस में निकल सकते हैं, अगर एक्सपायरी वाला दिन नहीं है तो। मान लीजिए आपकी एक्सपायरी वाला दिन है तो वो अलग बात है, वहाँ पे प्रीमियम इरोजन होगा। बट अगर अदर देन एक्सपायरी डेज है तो आप 15 से 20 रुपए के लॉस में बड़े आराम से हेज वाली में निकल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑप्शन की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो क्लोजिंग के समय आपको हेज करके जाना चाहिए, और अगले दिन फिर उसको रिव्यू करके आप हेज को तोड़ सकते हैं। बट नेकेड ऑप्शन कैरी करना, ये आपको, अगर आप 1 साल का अपना एनालिसिस करके देखेंगे, तो आप देखिएगा कि आपका जो मेजर लॉस हुआ है ऑप्शंस में, वो नेकेड ऑप्शंस कैरी करने से ही हुआ होगा। क्योंकि इंट्राडे में हम छोटा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लॉस वाली पोजीशन ही जनरली कैरी होती है, प्रॉफिट वाली तो कैरी होती नहीं है, लॉस वाली ही कैरी होती है, और लॉस वाली कैरी होती है तो वो और बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें नेकेड ऑप्शंस कैरी नहीं करनी चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से हम बच सकते हैं, उसका उसका तरीका क्या है, कैसे बचना है ओवर ट्रेडिंग से। ये बोलना बड़ा आसान है कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बट ओवर ट्रेडिंग ना हो इसके लिए हमें क्या फॉलो करें जिससे हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करें, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा पॉइंट नंबर 2 में। इमोशनल एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री, ये मैं अभी एग्जांपल के साथ डिस्कस करता हूं। बट ओवर ट्रेडिंग जनरली एक इमोशनल इम्बैलेंस है जो हम लोग कर लेते हैं कई बार लॉस को कवर करने के लिए। बट ओवर ट्रेडिंग ना हो इसका क्या तरीका है, इसके लिए अभी हम डिस्कस करते हैं। नॉट हैविंग चार्टिंग सॉफ्टवेयर और डेटा, तो अगर कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे लॉयर हो या इंजीनियरिंग हो या फिर डॉक्टर हो, हर प्रोफेशन में देखिए उनके पास अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं।
जैसे मान लीजिए आप अगर डॉक्टर हैं तो उनके पास भी एक्सरे मशीन होगी, उनके पास भी जो उनके चेक करने के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं वो मशीन्स होती हैं। या अगर कोई अगर स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर भी है तो उसके पास भी आप देखेंगे तो अपना हथौड़ी है, छेनी है, उसके पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वैसे ही एक ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशन, ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडिंग से ऐसे ही प्रॉफिट बना लेंगे। तो हमारे पास कोई ना कोई टूल होना चाहिए। जैसे अभी क्या है कि ज़्यादातर आप ऑप्शन ट्रेडर्स को देखेंगे, जैसे हम लोग ब्रोकिंग इंडस्ट्री में देखते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को भी देखते हैं, तो क्लाइंट्स के पास भी कोई ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं होता है, कोई उनके पास नॉलेज भी नहीं होती है। तो अगर हमें इस प्रोफेशन में प्रॉफिट कमाना है, एक तो हो गया कि हम ऐसे ही कर रहे हैं ट्रेडिंग, उसमें आपको कभी लॉस हो रहा है कभी प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर हम डेडिकेशन के साथ प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कोई ना कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बिना चार्टिंग सॉफ्टवेयर के आप प्राइस एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस एनालिसिस आप प्राइस को देख करके मिसगाइड हो जाएंगे। आपके पास चार्ट्स रहेंगे, इंडिकेटर्स रहेंगे, डेटा रहेंगे, तो एक हद तक आप आइडिया लगा पाओगे कि मार्केट का क्या डायरेक्शन बन रहा है। तो चार्टिंग सॉफ्टवेयर में कई सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स आते हैं। स्पाइडर बोल के एक सॉफ्टवेयर, एक फैल्कन है जो हम लोग रिसर्च में यूज करते हैं, हमारी रिसर्च टीम यूज करती है फैल्कन। उसमें कई सारे स्कैनर्स वगैरह हैं, वो अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। गूगल में आप सर्च कीजिएगा फैल्कन तो आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, फिर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये प्योर चार्टिंग के लिए है। एक मेटास्टॉक है, मेटास्टॉक भी आप देख सकते हैं, बट वैल्यू फॉर मनी में जाएंगे तो फैल्कन इज अ बेटर ऑप्शन। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये भी हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे आज के दिन में हम एग्जांपल से समझते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में हमें जनरली लॉस हो जाता है, तो अब हम ये दिखते हैं इमोशनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री और फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और क्या टेक्निक्स हम यूज करना चाहिए इसके लिए। अभी देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी एंट्री पे ही। अब जैसे ये देखिए आज का ग्राफ है, और आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट ये खुली सुबह 9:15 की मार्केट है। और फिर मान लीजिए मार्केट खुल के अगर आपने देखा होगा तो करीब करीब मार्केट 11 बजे तक आप देखेंगे तो ये लेवल के आसपास थी। करीब करीब मार्केट ओपनिंग के बाद 200 पॉइंट ऊपर हो चुकी थी। अब हम बात कर रहे हैं कि फियर ऑफ मिसिंग की, कि लग रहा था कि ट्रेड मिस हो गया, मार्केट 200 पॉइंट 250 पॉइंट मूव कर गई, क्या करें। फियर ऑफ मिसिंग आउट, या रॉन्ग एंट्री या राइट एंट्री कहाँ पे लें, हम इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। या ओवर ट्रेडिंग कैसे हम कम करें, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंस ट्रेडिंग में चाहिए आपको। अब ये मूव निकल गई, कोई बात नहीं, हमें ट्रेड में एंट्री हमेशा लेनी है वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास। जैसे मान लीजिए आज का डेटा अगर आपने देखा होगा तो पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है, नंबर वन। नंबर टू, अगर ट्रेंड के बारे में हम लोगों ने बात करी, जो हायर हाइज या जो अभी हमने कैंडल स्टिक चार्ट्स देखा था, वो भी अगर आपने देखा होगा तो हायर हाइज और पॉजिटिव ट्रेंड आज बन रहा था। तो उसको देखते हुए अगर हमें एंट्री लेनी है तो किस लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए कॉल ऑप्शन में, तो वो एंट्री आपको बनती है हमेशा वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास। अब हम ओवर ट्रेडिंग को कैसे अवॉइड करेंगे। अब मान लीजिए मार्केट में ये रैली बन रही है, ये रैली यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें लग रहा है कि हमारा ये ट्रेड छूट गया। अब इस लेवल पे अगर आपने ऑप्शंस एंट्री की होती तो जो मार्केट में ये 100 पॉइंट की करेक्शन आई टॉप से वी वैप तक, इसके बीच में अगर आपने देखा होगा तो 70-80 रुपया एट द मनी कॉल टूट गई थी, 80-90 रुपीज एट द मनी। यानी कि अगर उस समय मार्केट में अगर आपने 22,300 350 की कॉल ऑप्शन ली होती तो वो 140-50 रुपए से घट के 70 रुपए आ गई थी, 50% प्राइस इरोजन हुआ था। तो अगर हम इंट्री में गलती करेंगे, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट को अवॉइड करते हुए, इसमें हमें क्या फॉलो करना है कि हमें वेट करना है, और एंट्री हमें तभी करनी है जब हमें वीवैप के आसपास मार्केट में रिजेक्शन दिखे। तो जैसे ये पॉइंट पे देखिए वीवैप पे आपको रिजेक्शन दिख रहा है, और यहाँ पे आप अगर कॉल लेते तो ठीक है, थोड़ा पैसा मिलता, 10-15-20 रुपए मिलते, बट आपका एंट्री सही होती, आपका स्टॉप लॉस छोटा होता, और ट्रेड को आप कंफर्टेबली होल्ड कर पाते क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होता। और ये वीवैप के नीचे आप थोड़ा नीचे कहीं भी स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड ले सकते हैं।
अब जैसे वीवैप के नीचे देखेंगे तो ये स्विंग है, स्विंग लो, ये दिस इज अ स्विंग, तो वीवैप के आसपास अगर आप ले रहे हैं तो दिस इज योर स्टॉप लॉस। तो अब बेसिकली अब मैं यहाँ पे समराइज करता हूँ इस पॉइंट को कि ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें एंट्री पे फोकस करनी है, और एंट्री हमें वीवैप पे मिले तभी लेनी है, अदरवाइज हमें ट्रेड को छोड़ देना है, उस दिन को छोड़ देना है। अगर हमें वीवैप पे नहीं मिलेगी तो हम उस केस में उस दिन को छोड़ देंगे बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक और कल का देखते हैं। कल का डेटा अगर आपको ध्यान हो तो कल का डेटा पूरे दिन तक पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था। पीसीआर का डेटा अगर आपने कल ऑब्जर्व किया होगा तो ये करीब करीब पॉजिटिव साइड में डेटा था 4 तारीख को। अब ये देखिए 4 तारीख को, 4 तारीख का हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे ये मार्केट खुली और 10-11 बजे तक मार्केट में रैली आ गई थी कल, फिर ये मार्केट में रैली बन गई। अब अगर मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा तो मैं क्या करूंगा, इस लेवल पे ट्रेड ले लूंगा या इस लेवल पे ट्रेड ले लूंगा, या अगर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम इस लेवल पे रॉन्ग एंट्री होगी मेरी। राइट एंट्री कहाँ पे होगी, ये एक वीवैप पॉइंट है जहां से रिजेक्शन पॉसिबल है। दिस इज सेकेंड अटेम्प्ट हुआ जहां से वीवैप के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करी ये लेवल्स, और फिर यहाँ से एक बाउंस आपको देखिए मिला। तो अगर हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होते तो ये करीब करीब 100 पॉइंट का निफ्टी में बाउंस है, 80-90 पॉइंट का, 190 पॉइंट का बाउंस है, यहाँ पे आप ऑप्शंस में प्रॉफिट बुक कर लेते। तो बेसिकली इससे लर्निंग यही है कि हमें वेट करना होगा पेशेंस के साथ, और हमें एंट्री वीवैप के आसपास ही लेनी चाहिए, और वो पूरे दिन में आपको एक न एक बार मौका मिलेगा। वीवैप के जितना क्लोजर आप लेंगे उतना ज़्यादा आपका राइट एंट्री प्राइस आपको मिलेगी, और जितना दूर लेंगे वो क्या है, वो मार्केट में फिर आप उसी लेवल से आपका टाइम वैल्यू डिके, और अगर हल्का सा भी वीवैप की तरफ मार्केट आ गया तो आपको लॉस काफ़ी हो सकता है। क्लियर? तो ये बेसिकली ये हमें ध्यान में रखना है कि एंट्री किसी भी कंडीशन में वीवैप से दूर ना हो। तो अब हम इस स्लाइड में हमें ये क्या क्या समझ में आ गया। एक तो हमें डेरिवेटिव डेटा को देखना है, हमें टूल चाहिए एज अ न्यू ट्रेडर, और ट्रेंड के लिए 2 ट्रेंड हमने समझा, एक तो वीकली और एक इंट्राडे ट्रेंड। दूसरा, इमोशनल एंट्री अवॉइड करेंगे, रॉन्ग एंट्री अवॉइड करेंगे, उसके लिए आपको वीवैप पे एंट्री लेनी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो वेट एंड वॉच, पूरे दिन में कभी ना कभी मिलेगा, हो सकता है 130 मिले, हो सकता है आपको 230 मिले, बट आपको जनरली मिलता है 20-22 ट्रेडिंग सेशन में। 15-16 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे जब आपको मार्केट वीवैप के आसपास एंट्री देगी। उसका भी लॉजिक है, कई सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं उनका रूल होता है कि हमें एंट्री, बड़े ट्रेडर्स जैसे एफआईज हैं, डीआईज हैं, डीआईज को तो म्यूचुअल फंड्स में इसमें अलाउड नहीं है, एफएनओ में, बट जो बड़े फंड्स हैं उनका ये होता है कि हमें एंट्री जो ट्रेड में लेना है वो ट्रेंड के साथ वीवैप के आसपास एंट्री लेना है, ये उनका मैंडेट होता है। तो इसलिए मार्केट में कई बार क्या होता है, बाउंस होने के बाद वो वीवैप की तरफ आके अचानक से आपको देखिएगा कि मार्केट में बाउंस देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड्स का भी आप देखेंगे तो उनका भी कुछ ऐसा रूल है कि अगर उनको स्टॉक्स को बाइंग करनी है तो वीवैप के आसपास बाइंग के कुछ ऐसे रूल्स हैं, बट एफआईस में भी उनके अपने इंटरनल मैंडेट्स होते हैं कि वीवैप पे एंट्री करने के रूल्स होते हैं, तो जिसके कारण हम देखते हैं कि वीवैप से मार्केट में बाउंस मिलता है। और वीवैप इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया है व्हाट इज वीवैप। ओवरनाइट कैरी हमें नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग हम कैसे अवॉइड करेंगे समझ में आ गया। चार्टिंग टूल फैल्कन को आप स्टडी कर सकते हैं, और फियर ऑफ मिसिंग आउट के लिए बेस्ट तरीका है कि आप एंट्री करें, कोशिश कि वीवैप पे हमें मिले। अब देखिए ऑप्शंस, ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग भी हमें होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आजकल क्या है, सारे ट्रेडर ये चाहते हैं कि हम खाली नेकेड ऑप्शन ट्रेड करें, हम प्लेन वेनिला कॉल ऑप्शन ले लें, प्लेन वेनिला पुट ऑप्शन ले लें और प्रॉफिट हो जाए। तो ये हर मार्केट कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। आपको ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाने के लिए आपको स्प्रेड्स का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे बुल स्प्रेड्स हैं, बियर स्प्रेड्स हैं। कई बार हम लोग टेलीग्राम चैनल पे वोटिंग करते हैं, पोल करते हैं,
और उसमें ये पूछते हैं कि आप कितने ऐसे ट्रेडर्स हैं जो नेकेड ऑप्शंस करते हैं, कितने ऐसे ट्रेडर्स हैं जो प्रीफर करते हैं नेकेड ऑप्शंस, और हेज ऑप्शंस आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि 30% ही ऐसे ट्रेडर्स हैं जो हेज ऑप्शंस को समझते हैं या प्रीफर करते हैं, और बाकी 70% ट्रेडर्स चाहते हैं कि वो नेकेड ऑप्शंस में ही करें। तो नेकेड ऑप्शंस ठीक है, इजी लगती है, बट नेकेड ऑप्शंस एक तरीके से काफी रिस्की है, क्योंकि उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 33% ही होती है। आप ऑप्शन जब बाई करते हैं, तो आपने ऑप्शन बाई किया तो आपको प्रॉफिट कब आएगा? जब मार्केट, कॉल ऑप्शन अगर आपने लिया तो मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट आएगा, मार्केट नीचे जाएगी तो लॉस आएगा, और उसी लेवल पे रह गई तो टाइम वैल्यू डिके हो जाएगी। तो 33% चांसेस ये हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, 33% चांस है नीचे जाएगा, और 33% ये भी चांस है कि साइडवेज हो जाएगा मार्केट। तो ऑप्शन बायर का विनिंग प्रोबेबिलिटी इज ओनली 33% अगर आप नेकेड ऑप्शंस ले रहे हैं। तो अगर आप सपोज कीजिए स्प्रेड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेजिंग वाला स्ट्रेटजी कर रहे हैं, तो आपकी विनिंग परसेंटेज 67% हो गई। कैसे हो गई? आपने ऊपर जाने में प्रॉफिट है और नीचे जाने में लॉस है, बट साइडवेज होने में आपको लॉस ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने स्प्रेड बना दिया। एक कॉल लेकर के एक कॉल आपने बेच दिया, तो वो बुल कॉल स्प्रेड हो गया। तो आपका टाइम वैल्यू का जो रिस्क है वो खत्म हो गया ना, उसमें थीटा का डिके तो होएगा नहीं, क्योंकि आपने एक कॉल खरीद रखी है, एक कॉल बेच रखी है। तो जरा सा यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रैटेजी में ट्विकिंग करने से क्या हुआ, अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को 33% से 67% पे ले आए। तो जब आपको एकदम क्लैरिटी है कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप नेकेड कर लीजिए। जब लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज है, कई बार जैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है मंगलवार को, तो अब मंगलवार को आप देखेंगे ज्यादातर मार्केट साइडवेज हो जाती है, टाइम वैल्यू डिके होने लगता है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी होने लग गई। तो उस दिन आपको नेकेड ऑप्शंस करेंगे तो आपका थीटा डिके चला जाएगा। थर्सडे को भी आजकल जब से एक्सपायरी हो रही है, तो करंट वीक में हम लोग देख रहे हैं कि टाइम वैल्यू डिके ज्यादा हो रही है, अगले वीक में मूवमेंट मिलती है, करंट वीक में थीटा डीके होता है। तो अब तो थर्सडे की जगह मंडे को एक्सपायरी हुआ करेगी, बट फिर भी एक्सपायरी वाले दिन अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? नेकेड ऑप्शंस की बजाय हमें हेजिंग ऑप्शंस में जाना चाहिए। उससे क्या है, आपने सिंपल कैलकुलेशन है कि 33% जो विनिंग परसेंटेज है नेकेड ऑप्शंस बायर की, अगर आपने उसे हेज कर दिया तो आपकी विनिंग परसेंटेज 67% हो गई उसी जगह से जहां से आपने एंट्री करी। बाकी अगर आपका ट्रेंड सही हो गया, आपका डेटा काम कर गया, तो आपको वहां से प्रॉफिट मिल जाएगा, और डेटा काम नहीं किया तो आप छोटे लॉस में निकल जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे मेरा ये, इस पॉइंट पे मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि हमें ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग को एकदम लिमिट नहीं रखना चाहिए कि हम केवल नेकेड ऑप्शंस ही करेंगे, हम हेज ऑप्शन नहीं करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हेजिंग में बहुत ज्यादा मार्जिन लगता है। ऐसा नहीं है। आपको एक्सचेंज मार्जिन्स का बेनिफिट देती है। जब आप एक ऑप्शन बेचते हैं, केवल प्लेन ऑप्शन बेचते हैं, तो वहां पे आपको 1.5 तो करीब 1.5 करोड़ का मार्जिन लगता है। बट आप एक खरीद के एक बेच रहे हैं, तो ये 60-65 हजार में आपका एक लॉट बन जाता है, मतलब 50 से 60 हजार के बीच में आपका ये काम हो जाता है, क्योंकि आपने हेजिंग कर ली है। तो ये भी एकदम क्लियर है कि कैपिटल भी आपकी बहुत ज्यादा लग नहीं रही है, रिस्क भी आपका कम है। तो आपको कम से कम नए ट्रेडर्स जो जो ऑप्शन मार्केट में आना चाह रहे हैं, और मार्केट की वॉलेटिलिटी भी है काफी, तो रिस्क को अगर आपको कंट्रोल करना है, तो आपको ऑप्शंस में अदर एवेन्यूज को भी स्टडी करना चाहिए, और मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी प्ले करनी चाहिए। तो ये पॉइंट है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस की जगह ये पॉइंट बेहतर होगा कि लैक ऑफ, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड साइड बाय ओनली एज अ नेकेड ऑप्शंस ट्रेडर्स, हम ज़्यादातर ट्रेडर हैं, तो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम हेज वाले में भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे एक और पॉइंट है, चेजिंग आफ्टर द चीप ऑप्शंस, यानी बहुत सस्ती ऑप्शंस के पीछे भी एक्सपायरी वाले दिन, खास तौर से जैसे मान लीजिए जिस दिन एक्सपायरी है, उस दिन बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि 5-6 रुपए वाली कॉल ऑप्शन है, या 5-6 रुपए वाली पुट ऑप्शन है, इसको हम खरीद लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा 6-7 रुपए का नुकसान हो जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर हो गई तो मुझे 25-30 रुपया हो जाएंगे। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी को देखेंगे, तो ज़्यादातर केसेस में वो 5-6 रुपये आपकी जीरो हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा, कई बार नए ट्रेडर्स या जो वॉल्यूम में कर रहे हैं, कई बार वो वॉल्यूम में ले लेते हैं, तो उनका पूरा कैपिटल इरोड हो जाती है। तो ये भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि
हमें बहुत सस्ती ऑप्शंस को अवॉइड करनी चाहिए। इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें कैसे कौन सी ऑप्शंस हमें अवॉइड करनी चाहिए, इसके लिए हम एक एक्सेल शीट समझ लेते हैं। अभी मैंने एक्सेल आपके सामने खोला, एक्सेल दिख रही है मेरी? यस लिख सकते हैं चैट में आप। एक्सेल आ रही है मेरी, जिसमें डेल्टा थीटा दिख रहा है। ओके, ठीक है। अभी देखिए ये, अब हम यहाँ पे थोड़ा ग्रीक समझ लेते हैं। अब देखिए ये अभी आपके सामने है, कल की एक्सपायरी का ये ऑप्शन है। अब अभी मार्केट आप देखेंगे तो ये बंद हुई है 22,335 के आसपास, स्पॉट लेवल है 22,335 के आसपास स्पॉट लेवल है, करेक्ट। और 22,300 की जो कॉल ऑप्शन है ये 104 रुपया बंद हुई है, कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है। तो कल, अब इसका थीटा देखिएगा, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू आप देखिएगा तो अभी तो ये करीब करीब 60 रुपए के आसपास का टाइम वैल्यू दिख रहा है हमें। यानी कि ये ऑप्शन कल अगर इसी लेवल पे मार्केट खुली, मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, और मान लीजिए मार्केट इसी लेवल पे खुल गई, तो ये 60 रुपए का प्रीमियम आपका ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा बिना कुछ हुए। यानी कि मार्केट जो बंद हुई है, अभी मार्केट बंद हुई है 22,337, ये स्पॉट लेवल बंद हुआ है, और मैं एज्यूम करता हूँ कि मार्केट इसी लेवल पे खुल जाए, तो ये जो 104 रुपए का 22,300 का प्रीमियम है, ये आप देख पा रहे हैं, जो आज की क्लोजिंग है 104 रुपया, ये 60 रुपए का थीटा है, टाइम वैल्यू है। तो आप ये मान के चलिए 104 माइनस 60 रुपया, यानी कि करीब ये 40 45 रुपए की ये ऑप्शन खुलेगी, जबकि मार्केट फ्लैट खुल रही है उसी लेवल पे। तो अब नए ट्रेडर्स या कई सारे पुराने ट्रेडर्स भी हैं ऑप्शन में, जिनको पता ही नहीं है कि जो स्ट्राइक वो कैरी कर रहे हैं उसका थीटा कितना है। अब जैसे मान लीजिए मार्केट कल कल मार्केट मान लीजिए 50 पॉइंट ऊपर खुलती है, फॉर एग्जांपल अगर वो कॉल लेके जा रहे हैं 50 पॉइंट ऊपर खुलेगी, तो आपकी ये वाली कॉल कितनी ऊपर खुलेगी, ये पता चलेगा हमें डेल्टा से। डेल्टा कितना है? 0.60 अगर डेल्टा है, यानी 60 पैसे डेल्टा है, और डेल्टा ये बताता है कि 1 रुपया मार्केट के खुलने से मेरी ऑप्शंस कितने रुपया ऊपर खुलेगी। तो 1 रुपया ऊपर खुलने से ये बता रहा है कि 60 पैसे ऊपर खुलेगी। तो 50 पॉइंट ऊपर खुलने, 50 रुपया ऊपर निफ्टी खुलेगी, तो आपकी 22,300 वाली कितनी ऊपर खुलेगी? करीब 30 रुपया, 30 रुपया ऊपर खुलेगी, और उसका थीटा कितना है? 60 रुपया। तो 60 रुपया थीटा चला जाएगा, और 30 रुपया मार्केट के 50 पॉइंट ऊपर खुलने से ये कॉल खुलेगी, तो भी आप नेट देखिएगा तो आपको ये ऑप्शन 104 वाली हो सकता है 90 90 95 खुले, अगर मार्केट 50 रुपया ऊपर भी खुलेगी तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग सभी चाहते हैं कि ऑप्शन में हम सबको प्रॉफिट हो, बट ऑप्शन में ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका डेल्टा कितना है, थीटा कितना है। कम से कम ये दो ग्रीक्स आपको पता होना चाहिए कि क्या डेल्टा है, डेल्टा वैल्यू आपके स्ट्राइक का कितना है, और आपके स्ट्राइक का थीटा वैल्यू कितना है। अब ये आपको मिलेगा कैसे? तो एक तो तरीका है कि गूगल में आप सर्च कीजिए ऑप्शन कैलकुलेटर, ब्लैक स्कॉल्स मॉडल ऑप्शन कैलकुलेटर, और वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस का थीटा वैल्यू और डेल्टा वैल्यू। दूसरा तरीका है कि ऑटो ट्रेंडर के अंदर हम लोगों ने ये डाला हुआ है कि क्या डेल्टा है, क्या थीटा है, क्या वेगा है। अगर जो ऑटो ट्रेंडर के सब्सक्राइबर हैं इस मीटिंग में, तो वो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या डेल्टा क्या थीटा चल रहा है। और अदरवाइज आप गूगल में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर कहीं से आपको फ्री सोर्स से मिलता है तो आप थीटा और डेल्टा देख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, बट वो इन फैक्टर्स पे फोकस नहीं करते हैं कि हमें डेल्टा और थीटा देखना चाहिए कि नहीं। अब ये तो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, नेक्स्ट इसका बेटर क्या है? अब सपोज कीजिए मुझे मैं इसमें क्या करता, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अगले वीक वाली ऑप्शंस में, जो नेक्स्ट वीक की है, जिसकी एक्सपायरी आएगी अगले वीक में, मतलब कल थर्सडे है, अगले थर्सडे की जो एक्सपायरी आएगी उसकी एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं कि उसमें थीटा कितना किसमें है। अब ये देखिए, अगर मैं 22,400, मान लीजिए अगर हम 22,300 की अभी देख रहे थे,
करंट वीक वाली तो 103 की थी, अगले वीक की 22,400 वाली कितने की आ रही है? 162 की आ रही है। और ये 12 रुपया थीटा है इसका, केवल 12 रुपया, ओनली 12 रुपीज। वेयर एज 22,300 करंट वीक वाली का थीटा 60 रुपए है। अब मुझे सपोज कीजिए नेकेड ऑप्शन ही लेके जाना है, मैं नेकेड ऑप्शन ही लेके जाऊंगा, तो मेरे लिए बेहतर क्या है? मेरे लिए बेहतर अगले वीक की 22,400 है या करंट वीक की 22,300 है? अब आप मन में ही आंसर दीजिए, या आप चैट में लिख सकते हैं कि अगर मुझे ऑप्शन ट्रेड करना है और कॉल ऑप्शन लेके जाना है, तो मेरे लिए बेहतर क्या है? 22,400 अगले वीक की लेके जाना या करंट वीक की 22,300 लेके जाना? क्योंकि करंट वीक में आप अगर 22,300 लेकर के जाएंगे तो आपका कल एक्सपायरी है, मार्केट नीचे खुली तो वो पूरा का पूरा प्रीमियम उड़ जाएगा। और अगले वीक में और थीटा भी ज्यादा है और सेम लेवल पे खुली या ऊपर खुली तो भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वेयर एज अगर आप अगले वीक में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वहां पे लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जैसे कि चैट रूम में मैं देख पा रहा हूं कि ज्यादातर आंसर्स यही आ रहे हैं कि अगले वीक वाली। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये समझने वाली चीज है कि जिस दिन एक्सपायरी है, जैसे कल एक्सपायरी थर्सडे को होगी, तो आप एक्सपायरी वाले दिन अगर आपको सही पकड़ में आ गई तो करंट वीक में तो आपको मूवमेंट फास्ट मिलेगी। बट अगर आप एक्सपायरी के एक दिन पहले ट्रेड कर रहे हैं और थीटा डिके से बचना है या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अगले वीक में करना चाहिए। उसका लॉजिक क्लियर है कि थीटा को हमें बचाना है और थीटा वैल्यू ही सबसे बड़ा एनिमी है ऑप्शन बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप नेकेड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो थीटा फिर अगले वीक में कम होगा, आप फिर अगले वीक की थीटा लीजिए, अगले वीक का ऑप्शन लीजिए। और अगर आप हेजिंग कर रहे हैं, सपोज कीजिए मैं स्प्रेड्स कर रहा हूं, बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स, तो उस केस में तो फिर आप हेजिंग में तो आपका थीटा बराबर हो जाता है, क्योंकि आपने करंट वीक नए नियर वाली खरीदी है और ऊपर वाली बेच दी है, तो थीटा आपका वहां पे बराबर हो जाता है, तो उसमें फिर भी रिस्क मेरा कम हो जाता है। तो हर ट्रेडर को, नया हो पुराना हो, उसको ये हर समय पता होना चाहिए कि जो मैं स्ट्राइक खरीद रहा हूं उसका डेल्टा और थीटा कितना है। अब एक और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज समझने की है, वो स्ट्राइक सिलेक्शन में है, जो एक प्रॉब्लम एरिया है हर हर ट्रेडर के साथ, कि हमें कौन सी स्ट्राइक पकड़नी चाहिए मार्केट में। अब जैसे मान लीजिए आप बोलोगे 22,300 की तो 220 रुपये प्रीमियम है, प्रीमियम ही बहुत ज्यादा है, तो इतने प्रीमियम वाली ऑप्शंस तो खरीदने में डर लगता है। तो ठीक है, इंट्राडे में तो आपके कंट्रोल में है प्रीमियम, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपके सामने प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहा है। बट ये है कि बड़े प्रीमियम में डरने की बजाय हमें क्या देखना चाहिए, ये रिलेवेंट है। अब हमें ये देखना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये देखना चाहिए कि कितना स्टॉप लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। सपोज कीजिए आप ऑप्शन में ट्रेड करते समय, जब भी ट्रेड आप लें, आप सबसे पहले ये देखिए कि मेरी पॉकेट कितना स्टॉप लॉस अलाउ करती है। सपोज कीजिए मैं मानता हूं, बड़ी अच्छी चीज है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप ऑप्शन का ट्रेड लें, आप ये डिसाइड करो कि मैं वर्स्ट केस में 20 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं दे सकता। वर्स्ट केस में मैं 20 पॉइंट से ज्यादा का लॉस देने की मेरी हिम्मत नहीं है। ये जो भी पॉइंट है, 20 है, 25 है, 30 है, उसके हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि 20 पॉइंट से ज्यादा मुझे लॉस देना नहीं है, ठीक है। और मैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास एंट्री करने की कोशिश करता हूँ, वीवैप के आसपास। और मान लीजिए वीवैप है मार्केट का 22,330, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, 22,330 है, ये वीवैप है, ये वीवैप हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं 20 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा और मान लीजिए 22। अब ये देखिए, अगर मैं 22,500 की कॉल ऑप्शन लेता हूं, जैसे मान लीजिए अगर मैं 22,500 की कॉल ऑप्शन पे बेट करता हूं 118 रुपए पे, और इसका डेल्टा कितना है? 38 रुपया, ठीक है। अगर मार्केट 50 पॉइंट रिवर्स हो जाए, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे वीवैप पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, और मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई 50 पॉइंट, तो मेरी ऑप्शन कितने पॉइंट से टूट जाएगी? ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई 50 पॉइंट, यानी कि 20 रुपया से मेरी ये ऑप्शन ये टूट जाएगी अगर निफ्टी 50 पॉइंट चली जाती है नीचे वीवैप से, या जिस लेवल पे मैं एंट्री कर रहा हूं।
तो एक तो तरीका हो गया कि आप 22,500 की स्ट्राइक ले लें, और मार्केट अगर 50 पॉइंट रिवर्स चली गई तो आपका ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो आपको इससे फायदा क्या होगा कि आपको फ्यूचर के लेवल्स का भी आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के नीचे ब्रेक करेगा तो मेरा ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। दूसरा, जनरली मैं कैसे करता हूं, एक मैं ये भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे हम ये डेल्टा सेलेक्ट करते हैं, 22,500 की जगह हम 22,600 की डेल्टा लेते हैं। इसका 0.3 डेल्टा है, 0.3 डेल्टा है। अब आप देखिए मार्केट अगर सपोज कि ये 70 पॉइंट चली जाती है रिवर्स, और इसका डेल्टा कितना है 0.29, कौन सी स्ट्राइक, ये है 22,600 की स्ट्राइक, 22,600 की स्ट्राइक। मार्केट अगर 70 पॉइंट गिरेगी तो डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई पॉल, तो देखिए 21 पॉइंट गिरेगा। आपकी जो ऑप्शन है 22,600 वाली, अगर मार्केट 70 पॉइंट आपके रिवर्स चली गई तो आपका ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा 20-21 पॉइंट का। अब यहाँ पे फायदा क्या होता है कि मार्केट कई बार 25, 30, 35 पॉइंट हमारे एंट्री से रिवर्स चली गई तो वहां पे समझ में आ जाता है कि यार ट्रेड गलत ले लिया, ये वीवैप से रिजेक्शन आ गया, ये सही ट्रेड नहीं है, इसमें गड़बड़ हो गई। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि 70 पॉइंट के जगह हम 30 पॉइंट पे ही लॉस में निकल जाएंगे, हमारा 8-9 पॉइंट का ही लॉस लगेगा, और दोबारा फिर मौका मिलेगा दोबारा एंट्री कर लेंगे। तो छोटे लॉस पे हम निकल सकते हैं अगर हम, एक जी बिजनेस का फोनो आ गया सर, मैं फोनो ले लेता हूँ फिर मैं फिर से करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, कनेक्ट कर दीजिए। हेलो। 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 फिर से आएगा, 1 मिनट में बस फोनो ले लेता हूँ सर। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि हमें, अगर हम सपोज कीजिए ऐड द मनी करेंगे तो ऐड द मनी में 60-70 पॉइंट का फॉल होते ही जिसका डेल्टा ऐड द मनी अगर आप देखेंगे तो 0.48 है, 0.52 है, तो 60-70 पॉइंट मार्केट के गिरते ये 30-35 पॉइंट गिर जाएगी और आपको मौका नहीं मिलेगा। और अगर सही डायरेक्शन हुआ तो करंट वोलेटिलिटी में मार्केट में आप 100 पॉइंट का भी बाउंस मिल जाता है, तो उस केस में आपको 30-35 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है। तो बेसिकली स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए सेफ्टी अगर हम देख रहे हैं तो हमें वैसे स्ट्राइक लेनी चाहिए जिसका डेल्टा 0.3 से लेके 0.29 की, मतलब बेसिकली 0.3 के आसपास है। तो इसमें डेल्टा में फायदा क्या होगा कि अगर ट्रेड रिवर्स गया तो आप बहुत छोटे लॉस में 10-12 पॉइंट के लॉस में निकल पाएंगे, और ट्रेड सही हो गया तो आपको 25-30 पॉइंट इस डेल्टा पे भी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो लॉस मेरा छोटा होगा, प्रॉफिट मेरा बड़ा होगा, तो हम प्रॉफिट को एकुमुलेट कर पाएंगे। तो बेसिकली ये सब चीजें आपको कैसे समझ में आएगी, जब आपके पास डेल्टा होगा, जब आपके पास थीटा होगा। तो हर नए या पुराने ट्रेडर्स के पास इसका डेटा होना बहुत जरूरी है, जो कि ऑटो ट्रेडर में है, वहां पे आप देख सकते हैं, और अदरवाइज आप फ्री सोर्स गूगल में ढूंढ सकते हैं जहां से आपको ये डेटा मिल जाए, बट ये काफी रेलेवेंट डेटा पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस। सस्ती ऑप्शंस हमें नहीं लेनी चाहिए बहुत ज़्यादा, अगर जिसका डेल्टा 0.1 है वो लेके कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम आप, बहुत ज़्यादा है तो 0.3 तक जा सकते हैं, बट 0.1 वाला डेल्टा लेंगे तो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि डेल्टा का इम्पैक्ट, थीटा का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा डेल्टा का इम्पैक्ट से। तो बेसिकली हमें ये देखना होता है कि मोमेंटम में थीटा का इम्पैक्ट डेल्टा का इम्पैक्ट से कम हो, तभी हमें ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलेगा। हेलो नितिन सर। हाँ हाँ, कनेक्ट कर दीजिए सर। ओके। जो स्ट्रेंथ है मेटल, तो ऑटो और मेटल ये दोनों पे मेरा पूरा ध्यान बस रहेगा। 2 मिनट सर, टू बजाज ऑटो मिनट मेरा फेवरेट इस समय रहेगा, और इन ऑटो एंड टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो ये दोनों मेरे फेवरेट रहेंगे इन इन ऑटो सेक्टर।
हेवीवेट्स में, और मेटल्स में टाटा स्टील मेरा फेवरेट रहेगा और जिंदाल स्टील। ये 4 स्टॉक पे मेरी नजर रहेगी। ओवरऑल ऑफकोर्स मिड कैप में बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन अगर आप लार्ज कैप में ज्यादा ध्यान दें तो आपको अगर छोटी मोटी गिरावट आती है तो उसमें आप बच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक अच्छी बढ़त देखी है, ऑलमोस्ट और 300 पॉइंट के ऊपर में बढ़त देखी है, और कल के दिन में हम और 100-125 पॉइंट अगर ऊपर देखते हैं तो वहां पे छोटा सा कंसोलिडेशन डेफिनेटली होगा, तो लार्ज कैप में रहना इज बेटर। इसमें से किसी स्टॉक पर स्टॉप लॉस का टारगेट सजेस्ट करेंगे आप कल के लिए? बजाज ऑटो, लेट मी गिव यू बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, बिकॉज अभी तक ये इतना ज्यादा बाउंस नहीं किया है, लेकिन जो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है उसके अंदर जो स्टॉप लॉस बनता है वो है 7365। ये एक स्टॉप लॉस बनता है बजाज ऑटो का, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, और ऊपर में मुझे लगता है कि बहुत ही शार्प बाउंस बैक मिल सकता है, दैट कैन गो टू 7700, 7700 तक जा सकता है। ऑलराइट, 7365 स्टॉप लॉस, 7700 डबल मतलब 7700 का टारगेट बजाज ऑटो में रखने की आपके लिए आ रही सलाह। नितिन जी हमारे साथ है ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। सर स्वागत करते हैं, जानना चाहेंगे आपसे कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। देखिए मैडम, कल हम टारगेट करेंगे नेक्स्ट वीक की 22,200 की पुट ऑप्शन जो बंद हुई है 103-4 के आसपास, बट ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन थोड़ी पॉजिटिव खुले मार्केट कल, तो ये आपको 80-85 के रेंज में मिल सकती है, वो सुटेबल बाइंग प्राइस है। यानी ट्रेड ये है कि अगले वीक की 22,200 की पुट खरीदनी है 80 से 85 के बीच में, स्टॉप लॉस होगा 60 रुपए का, और टारगेट आपको मिलेंगे 125 से 140 तक के। तो हम अगले वीक की पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे कल के दिन। ओके, तो अगले हफ्ते की पुट ऑप्शन पर 22,200 की पुट ऑप्शन पर बेट कीजिए। 80 से 85 के बीच में खरीदारी की सलाह, 60 का स्टॉप लॉस, 125 140 के दूसरे टारगेट के लिए। ये है आपके लिए कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी नितिन जी की तरफ से। थैंक यू नितिन जी हमसे शो में बातचीत करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच सोमिल जी आपका भी शो में शामिल हो। देखिए मैंने ये 22,200 की अगले वीक की पुट ऑप्शंस क्यों ली, ये मार्केट अभी चल रहा है, आज मोमेंटम 2 दिन से पॉजिटिव मोमेंटम है, तो कल वीकली एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट में कल भी पॉजिटिव मोमेंटम रहे, क्योंकि पुट में प्रीमियम्स टूटे हैं काफ़ी ज़्यादा 2 दिनों में। तो कल पॉसिबिलिटी है कि एक्सपायरी में मार्केट हो सकता है 22,300 के आसपास एक्सपायरी हो, या 22,350 के आसपास एक्सपायरी हो। और अब इसमें क्या है कि ऊपर 22,450 22,500 रेसिस्टेंस लेवल बनेगा मार्केट में, क्योंकि रोलोवर्स जो हुए हैं वो उसी रेंज के रोलोवर्स अभी हैं मार्केट में जहाँ पे सप्लाई जोन है। तो अगले वीक में जैसे ये बाउंस हुआ, और ओवरऑल ट्रेंड हम लोगों ने देखा कि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड का बाउंस है, तो डाउन ट्रेंड के बाउंस को देखते हुए मैंने पुट ऑप्शन 103 पे जो बंद हुई है वो 80-85 के रेंज में दिया कि मार्केट अगर से 60-70 पॉइंट ऊपर गई तो आपको ये पुट ऑप्शन 80-85 के रेंज में मिलेगी, 60 का स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये लॉजिक था जो अभी मैंने जी बिजनेस पे ट्रेड दिया। अब हम आते हैं वापस से अपने टॉपिक में। तो बेसिकली ओवर लिवरेजिंग भी बहुत सारे ट्रेडर्स कर लेते हैं, ये भी हम अवॉइड करना चाहिए। इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू रिस्क, थीटा रिस्क जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये सबसे बड़ा रिस्क है, इसे हम सभी ट्रेडर्स को, नए हो पुराने हो, इसे समझना चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनरियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन। अभी आप देखिएगा तो हर एसेट क्लास में, मतलब खासतौर से इक्विटी में, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे आपका पोर्टफोलियो हो, हर जगह हम देख रहे हैं कि 25-30% का एवरेज लॉस है। मिड कैप स्टॉक्स 30-30 40-40% डाउन है, इंडेक्स डाउन है करीब 15-20%, मिड कैप इंडेक्स डाउन है। बट ऑप्शन से अगर आप प्लानिंग से ट्रेड करें तो प्रॉफिट बन सकता है। कैसे बन सकता है? मतलब ऑप्शन में जैसे मान लीजिए, बड़ा सिंपल तरीका है, 75 शेयर का लॉट है, 75 शेयर का लॉट साइज है, और मान लीजिए हम हर वीक 25 पॉइंट प्रॉफिट बना पाते हैं, 25 पॉइंट आप प्रॉफिट बना पाते हैं, और पूरे महीने में आप 100 पॉइंट प्रॉफिट बना पाते हैं। 100 पॉइंट यानी कि 100 पॉइंट प्रॉफिट पूरे महीने में बनाते हैं, तो 12 महीने हुए तो 1200 पॉइंट बनेंगे नहीं, क्योंकि किसी महीने में लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए वर्स्ट केस 60% महीने में आपके बने, और कुछ कुछ महीने में लॉस हैं, किसी महीने में ज़्यादा भी बने, तो आप मान लीजिए कि
12 महीने में आपने से 700 पॉइंट का भी प्रॉफिट बना लिया, 700 पॉइंट का भी प्रॉफिट बना लिया। और आप अगर 75 शेयर से ट्रेड कर रहे हैं, 75 इंटू 700 यानी कि करीब 50-52 हज़ार का प्रॉफिट हुआ आपका। और एक लॉट पे आपकी कैपिटल कितनी लगेगी? अगर हम कम 20-25 हज़ार की कैपिटल लगती है अगर हम नेकेड ऑप्शंस कर रहे हैं तो, और अगर हेज ऑप्शंस कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल लग रही है 50-55 हज़ार की। तो भी आप मानेंगे तो आपका 100%, और इसमें ब्रोकरेज खर्चे वर्चे निकाल भी देंगे तो भी आप 40-50% की रिटर्न ऑप्शन से बना सकते हैं। कोई गारंटी वाली बात नहीं है, मतलब मैं बेसिकली ये यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर तरीके से, बिना लालच किए रिस्क को मैनेज करते हुए हम ट्रेड करें तो ऑप्शन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिससे हम सब कोई प्रॉफिट बना सकते हैं। बस उसमें दिक्कत क्या है कि हमारे पास टूल्स नहीं है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहती है, इग्नोरेंस है, एंट्री पे हम ध्यान नहीं देते हैं। सब कुछ मिला मुलू के ठीक से ट्रेड अगर आप करें तो 40-50% की रिटर्न खर्चे वर्चे काट के हम निकाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की परफॉर्मेंस सीट है उसमें हम लोगों ने करीब 1400-1500 पॉइंट निकाले हैं पिछले 1 साल में, और उसमें ब्रोकरेज इंक्लूडेड नहीं करी है पॉइंट्स में। बट आप 50% अगर ब्रोकरेज निकाल भी दें, 700-800 पॉइंट भी अगर हम पकड़ें तो भी आप देखेंगे तो कैपिटल पे करीब करीब एक लॉट पे आपको रिटर्न 60-70-80% का बैठेगा। तो प्लानिंग के साथ आप करेंगे तो ऑप्शन में पैसा बन सकता है। बस यही है कि जब ट्रेड नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेड नहीं लेना है या छोटा लॉस के साथ हमें निकलना है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमें अवॉइड करनी होगी, यानी कि हम अगर ऐसा सोचेंगे कि हमें साल में 200% मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि 40-50% तक अगर हम प्लानिंग से काम करेंगे तो पॉसिबल है कि बनाया जा सकता है। कोई श्योर शॉट नहीं है कि नहीं बन ही जाएगा, लॉस भी हो सकता है, बट ये है कि बनाया जा सकता है, ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अब हम फटाफट कुछ पॉइंट्स को कंप्लीट करके कंक्लूड करते हैं। प्लान ऑफ एग्जिटिंग ट्रेड। अब जैसे जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना उस समय हम जनरली एक ही चीज सोचते हैं कि हमारा ये टारगेट है, ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और हम हर ट्रेड को लेने के समय प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। बट जनरली जब भी आप ट्रेड लें तो आपके पास प्री प्लान होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड रॉन्ग गया तो मैं कब एग्जिट कर जाऊंगा। एग्जिट रूट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी हम ऑप्शन में सक्सेस हो सकते हैं। तो ये एग्जिट प्लान आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी होगा कि भाई ये लेवल टूट गया तो मुझे काट देना है पोजीशन, या ऐसा नहीं हुआ तो मुझे एग्जिट करना है। जैसे हम लोग प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में ये फॉलो करते हैं कि कुछ भी हो 3:20 3:25 तक मुझे पोजीशन काट ही देनी है, लेके जाना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, 3:20 3:25 तक। तो वो क्लियर एग्जिट प्लान है। या दूसरा क्लियर एग्जिट प्लान है कि 20-22 रुपए का लॉस हो रहा है तो हर हालत में निकलना ही निकलना है, पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। तो ये तो प्री डिफाइंड एग्जिट प्लान है जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया। इस तरीके से आपके पास या कोई भी ट्रेडर जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है उसके पास एक अपना एग्जिट प्लान होना चाहिए कि मैं ऑप्शन मैंने जो खरीदा है उस पे मुझे एग्जिट किस कंडीशन में कर लेनी है विदाउट एनी इमोशन। वॉलेटिलिटी की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, यानी विक्स, वॉलेटिलिटी का मतलब विक्स और आईवी, यानी कि जब बहुत ज्यादा आईवी है तो ऑप्शंस ओवर प्राइस्ड हो जाएगी, जब आईवी कम है तो ऑप्शंस अंडर प्राइस्ड हो जाएगी। आईवी कैसे मूव करती है ये आप थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। ऑप्शंस में स्टडी जरूरी है, आप रेगुलर स्टडी करते रहेंगे तो आपका और मतलब एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। एक और ये बहुत बड़ी मिथ है कि ऑप्शन ऑलवेज लीड्स टू बिग प्रॉफिट, ये गलत बात है। ऑप्शंस कैन लीड टू बिग लॉसेज ऑल्सो। बाइंग टू मच ऑफ टाइम वैल्यू, मतलब हम बहुत ज्यादा टाइम वैल्यू खरीद लेते हैं, बहुत ज्यादा दूर की ऑप्शंस खरीद के बैठ जाते हैं बल्क क्वांटिटी में। बाइंग टू मच ऑफ टाइम वैल्यू इज ऑल्सो वेरी रिस्की। नॉट नोइंग व्हेन टू टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस। अब देखिए स्टॉप लॉसेस के लिए मैंने एक अभी टेक्निक आपको बताई कि डेल्टा के हिसाब से हम स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। और दूसरा एक और चीज है कि स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कई ऐसे लोगों की क्वेरी होती है कि स्टॉप लॉस हमने लगाया, ट्रिगर हो गया, वहां से मार्केट बाउंस हो गई या वहां से प्रॉफिट में चला गया। तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग नॉर्मली मार्केट में कई बार होती है जिसके कारण आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो स्टॉप लॉस
के लिए आपको आउट ऑफ रेंज जाना चाहिए। वो क्या है आगे मैं डिस्कस करता हूँ, एग्जाम्पल भी बताता हूँ कैसे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। उसके पहले कुछ पॉइंटर हम समझ लेते हैं। एक ऑप्शन ट्रेडर को अर्निंग रिपोर्ट्स एंड कॉर्पोरेट न्यूज़ पे हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हम आज इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, कॉल पुट में हम ट्रेड कर रहे हैं, और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आने वाला है, मुझे पता ही नहीं है कि रिलायंस का रिजल्ट आज है, और मैं ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ। अब रिलायंस का वेटेज निफ्टी में 10% है। रिलायंस अगर रिजल्ट आके 4% ऊपर चला गया तो निफ्टी मूव कर जाएगी ऊपर, और नीचे चला गया तो नीचे निफ्टी मूव कर जाएगी। तो जब रिजल्ट सीजन चल रहे हों और उस समय आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हेवी वेट के 10 स्टॉक हैं, यानी एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, जो कम से कम टॉप 10 स्टॉक हैं, इनका रिजल्ट आज है या नहीं है। अगर उसका रिजल्ट आने वाला है तो आप जब तक रिजल्ट ना आए उसका इंट्राडे में, तब तक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट से इंपैक्ट करेगा। तो जो भी नए या पुराने ट्रेडर हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस दिन अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं इंपॉर्टेंट कुछ, तो वो आने के बाद ही ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि वो जब आएगी तो मार्केट की वॉलेटिलिटी होगी, उसमें हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ठीक है, या कॉर्पोरेट न्यूज कुछ आने वाली है, कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आने वाला है, खास तौर से केवल ये 7-8 स्टॉक्स पे ही ध्यान रखना है। बाकी निफ्टी के नीचे वाले जो स्टॉक्स हैं जिसकी वेटेज 3-4% से नीचे है, वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसके मूवमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिसका वेटेज 10%, 8%, 7% है, वो इंपॉर्टेंट है। और बैंक निफ्टी के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के जिस दिन रिजल्ट होंगे उस दिन बैंक निफ्टी मार्केट का सेंटिमेंट को डिराइव करेगा। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट पे हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो हो गया पुट कॉल रेशियो, और दूसरा हो गया ओपन इंटरेस्ट, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी मार्केट में पोजीशंस बन रही है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है इसका मतलब मार्केट में पोजीशंस लिक्विडेट हो रही है। तो उसकी 4 कंडीशंस होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। तो ये चारों कंडीशंस क्या है, क्योंकि देखिए हम लोग ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। भाई इंजीनियरिंग करने में 4 साल लगते हैं, मेडिकल करने में 5 साल लगते हैं, सीए करने में 3 साल लगते हैं, तो ट्रेडर बनने में भी 3-4 साल लगेंगे, उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशंस है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, कॉस्ट ऑफ कैरी, इन सब के बारे में आपको जब मौका मिले आप स्टडी कीजिए। तो ओपन इंटरेस्ट भी बड़ा रेलेवेंट है कि प्राइस बढ़ रहा है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो क्या बता रहा है, लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है। तो इससे भी आपको थोड़ा क्लूज मिलेगा कि मार्केट का क्या स्ट्रेंथ है, फ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है नहीं हो रहा है। एफआईज का डेटा जो हम लोग डेली देखते हैं, तो एफआईज का डेटा बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि डीआईज, कई लोगों के मन में होगा भाई डीआईज तो रोज खरीद रहे हैं और एफआईज बेच रहा है, फिर भी मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो डीआईज का जो पैसा है वो किसका पैसा है, वो रिटेल का पैसा है। और एफआईज का जो पैसा है वो बाहर से स्ट्रॉन्गर हैंड्स का पैसा है। तो बेसिकली जो मनी ऑफ शिफ्ट ऑफ मनी है वो स्ट्रॉन्गर हैंड्स से वीकर हैंड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी क्या है, मार्केट क्यों गिर रही है, डिस्पाइट की डीआईज आर बायर एवरी डे, द रीजन इज कि स्ट्रॉन्गर हैंड्स का मनी इज फ्लोइंग इनटू अ वीकर हैंड्स। तो जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं एफआईज, वो बेच रहे हैं और वीकर हैंड्स आर बाइंग, सो दैट इज व्हाई मार्केट इज फॉलिंग डाउन। अगर ये रिवर्स होगा तो मार्केट विल स्टार्ट गोइंग अप। अगर एफआईज बाइंग चालू कर देंगे और डीआईज आर ऑलरेडी बायर, देन मार्केट विल स्टार्ट मूविंग अप। तो हमें वो भी डेटा को ध्यान रखना चाहिए। टू मेनी टेक्निकल इंडिकेटर्स ये भी आपको नहीं यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, सिंपल आप एक चार्ट यूज करें, उसमें हायर हाइज, हायर लोज और एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा लें, तो आपको एक ट्रेंड का आइडिया लगेगा। और साथ में आप डेरिवेटिव डेटा का कॉम्बिनेशन देख लें। जितना सिंपल रहेगा उतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग आसान रहेगी। हम जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे कि आरएसआई भी लगा दी हमने, ऑसिलेटर्स भी लगा दिया हमने, वॉल्यूम भी लगा दिया हमने, और कोई इंडिकेटर एडीएक्स भी लगा दिया, तो वो क्या, वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसलिए आप इंट्राडे कर रहे हैं तो सिंपल 15 मिनट का चार्ट लगाइए, उसके ऊपर आप मूविंग एवरेज लगाइए 8 पीरियड का। 15 मिनट के चार्ट पे 8 पीरियड मतलब हो गया कि 2 घंटे का हो गया, 1 घंटे में 15-15 मिनट के 4 कैंडल बनेगी, तो 8 पीरियड का मूविंग एवरेज हो गया। उसके बाद आपको डेटा, पीसीआर डेटा का इम्बैलेंस देख लिए और वीवैप लगा लीजिए। बस इतने से आपका इंट्राडे ट्रेडिंग आसानी से हो सकती है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत सारा यूज करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है।
इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़, कोई भी इम्पैक्ट न्यूज़ का है तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी हमें समझना होगा कि जो पॉलिसी वगैरह क्या है, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स आपको टीवी पे दिखते हैं जो न्यूज़ को तो कम से कम बहुत अच्छे से समझा देते हैं, तो वो न्यूज़ आपको समझ वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। अब थोड़ा सॉल्यूशन फटाफट समराइज कर देता हूँ कि क्रक्स में सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए डिसीजन, ना कि ओपिनियन के ऊपर। जैसे मान लीजिए हम लोग जो ट्रेडिंग सिस्टम यूज करते हैं कि पीसीआर डेटा, एंट्री एट अ वीवैप, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन अ फैक्ट नॉट ऑन द ओपिनियन। तो आपका एक ऐसी इसी तरीके का ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि फैक्ट्स पे हो, ना कि ओपिनियन पे हो। एंट्री आपकी लो रिस्क होनी चाहिए। लो रिस्क का एंट्री तभी होगी जब आप रिट्रेसमेंट पे लेंगे या वीवैप पे लेंगे। हमेशा दिमाग में ये रखें कि लार्जर ट्रेंड क्या है। जैसे अभी क्या है, लार्जर ट्रेंड डाउन है, तो डाउन ट्रेंड में आपको कॉल लेने से बचना है। गलती से भी ओवरनाइट कॉल कैरी कभी करनी ही नहीं है डाउन ट्रेंड में। अभी जैसे डाउन ट्रेंड है, कितना भी इंट्राडे में बाउंस दिखा दे, ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए। अभी आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी 50-55 पॉइंट डाउन चल रही है। अब क्या होगा, ओवरनाइट जब भी आप कैरी करेंगे 50 पॉइंट एसजीएक्स दिखेगा डाउन, तो वैसे ही मन में डर लगने लग जाएगा कि पता नहीं कल कहाँ पे खुलेगी ऑप्शंस के प्राइसिंग। तो डाउन ट्रेंड में आप ये लिख लो कि ओवरनाइट कभी गलती से कॉल कैरी ही नहीं करना है, और कैरी भी कर रहे हैं तो आप हेजिंग के अलावा कैरी मत करो। अप ट्रेंड अगर मार्केट चल रहा है, जैसे वीकली में अप ट्रेंड चल रहा है, तो गलती से पुट कैरी ही मत कीजिए। पुट कैरी करेंगे तो वो आपको लॉस ही देगी, क्योंकि वो नीचे खुलेगी भी तो मार्केट ऊपर खींच लेगा अगर अप ट्रेंड रहेगा तो व्हाट इज द लार्जर ट्रेंड, ये आपके पास हमेशा डेस्कटॉप पे या आपके लैपटॉप पे या आपके ट्रेडिंग टर्मिनल के आसपास लिखा होना चाहिए कि लार्जर ट्रेंड क्या है। आपका जो वर्क स्टेशन है वहां पे आप एक लिख के रख लीजिए कि लार्जर ट्रेंड इज डाउन, अभी करंट का लार्जर ट्रेंड इज डाउन, इसका मतलब मुझे कॉल से बचना है, पुट की तरफ ध्यान रखना है। वीकली चार्ट्स, डेली चार्ट्स देखना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 22,000 से मार्केट क्यों बाउंस करी और क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल है, ये हम देख लेते हैं, समझते हैं अभी। और एक चीज ये ध्यान रखिए, बुल मार्केट में रेसिस्टेंस टूटती है और बियर मार्केट में सपोर्ट टूटता ही जाता है। अब मान लीजिए मार्केट 25,000 से नीचे आ गई, तो क्या सपोर्ट था, 24,500 टूट गया, 24,000 सपोर्ट टूट गया, 23,500 सपोर्ट टूट गया, 23,000 का सपोर्ट टूट गया। अभी क्या है, 22,500 का भी सपोर्ट टूट गया, 22,000 का भी सपोर्ट, जो हम लोग को लग रहा है कि 22,000 का सपोर्ट ले लिया मार्केट, देखो बाउंस करके 22,300 आ गई। बट अगर ये बियर मार्केट है तो 22,000 का सपोर्ट भी आने वाले समय में टूटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बियर मार्केट में सपोर्ट्स को हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और वो टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बुल मार्केट में रिवर्स होगा कि रेसिस्टेंस टूटते जाएंगे और मार्केट 19,000 से 20,000, 20,000 से 21,000, 21,000 से 22,000, 22,000 से 23,000। तो ये बड़ा सिंपल रूल है कि बियर मार्केट में सपोर्ट काम नहीं करती है और बुल मार्केट में रेसिस्टेंस काम नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या है जो हम सभी को जानना आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जाननी बहुत जरूरी है और बहुत बड़ी काम की चीज है। अब जैसे देखिए अभी हम आपके सामने मैं वीकली चार्ट्स खोलता हूं क्योंकि हम सपोर्ट देखेंगे वीकली चार्ट में, ठीक है। और ये अब मान लीजिए 6 महीने का चार्ट। अब देखिए वीकली चार्ट आप ही बताना कहाँ पे है। ये वीकली चार्ट मैंने खोल दिया। अब आप खुद ही चैट रूम में आप लिखिएगा कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है आपको। ये देखिए ये सपोर्ट लेवल, ये देखिए ये एक तो अभी बाउंस हुआ यहाँ से, ये आप देख रहे हैं लो कितना बना था। अगर आप लो देखेंगे तो मार्केट 22,000 का लेवल तोड़ करके नीचे आया था। 22,964 का लो लग चुका है, यानी 22,000 का जो सपोर्ट था वो एक बार ब्रेक किया है। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए ये सपोर्ट लेवल है मार्केट में 21,750। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे। ये सपोर्ट, सपोर्ट कैसे हम लोग निकालते हैं, सपोर्ट वो लेवल होता है जिस लेवल से कम 2 बार मार्केट ने बाउंस दिया है। कम से कम 2 बार जिस लेवल से मार्केट ने बाउंस दिया है उसे हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है
इस लेवल से मार्केट ने एक बार, 2 बार और 3 बार बाउंस दिया, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 21,750 का लेवल। तो अभी ये बाउंस तो आ रहा है, ये देखिए वीकली हाई है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट का बाउंस देगी, उससे ज़्यादा बाउंस आना नहीं चाहिए, और फिर मार्केट अगले वीक में और मार्च एक्सपायरी में ये रिज्यूम करनी चाहिए वापस, और ये जो सपोर्ट लेवल है इसको टेस्ट करना चाहिए। 21,700 का जो सपोर्ट लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस लेवल पे आने के बाद मार्केट बहुत देर रुकेगी और हो सकता है पूरा अप्रैल बिता दे इसी रेंज में। ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है पूरे इस रैली का, ये पूरे रैली का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है ये वाला। यानी कि मार्केट अभी जिस रेंज में आ गई है ये एक तरीके से हम सपोर्ट जोन की रेंज में अब आ गए मार्केट में। तो ये जो लेवल है यहाँ पे अब मार्केट आपको कंसोलिडेशन भी होगी, रेंज बाउंड भी होगी, और ये जो सपोर्ट लेवल है ये टेस्ट मार्केट कर सकती है, तभी कुछ बॉटम बनेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा तुरंत, क्योंकि अभी तक पैरामीटर्स सारे आप देख पा रहे हैं नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे टेक ये है कि मार्केट में बाउंस जो 2 दिनों का है वो हो सकता है शॉर्ट लिव्ड हो, तो 1 पॉइंट का और बाउंस आ सकता है। ये रेसिस्टेंस जोन है जो कि 22,500-600 के आसपास बन रहा है, और अगर मार्केट यहाँ से वापस गिरी तो नेक्स्ट सपोर्ट है 22,700। मेरा अपना मानना है कि मार्च एक्सपायरी में हम लोग एक बार 22,700 का लेवल टेस्ट करेंगे, जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब अगर आप ये बोलते हो कि अगर वो सपोर्ट नहीं लिया तो क्या होगा नेक्स्ट, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगला सपोर्ट क्या बन रहा है। तो देखिए ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, ये दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग सपोर्ट एरिया, ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अगर ये टूट गया किसी रीजन से देन देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर कुछ बोला नहीं जा सकता क्या होगा। बट मुझे नहीं लगता है कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ये लेवल के ऊपर मार्केट टाइम बिताएगी अभी, अल्टिल अनलेस कि कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाए, 21,500 के नीचे ही आ जाए, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अदरवाइज करंट सिचुएशन में तो डाउन ट्रेंड है, अब डाउन ट्रेंड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अभी हम इतना ही समझते हैं कि मार्केट 22,300 के आसपास अभी है, और मोस्ट लाइकली 21,700 21,800 की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये बेसिकली स्लाइड में हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी को ये आइडिया होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पे और कहाँ से बाउंस हुआ, और मार्केट में ये इसलिए अभी बाउंस देखा जा रहा है क्योंकि हम काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आ गए, इसलिए मार्केट में यहाँ से बाउंस आया है। फटाफट फिर से पीपीटी में चल के कंक्लूड करते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल हम लोगों ने समझ लिया। बुल मार्केट में रेसिस्टेंस टूटता है और बियर मार्केट में सपोर्ट टूटता है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, लास्ट आवर टेल्स द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द मार्केट। जो शुरू का फर्स्ट, देखिए मार्केट का 2 फेज हो गया। एक तो मार्केट 9:15 से खुली और मान लो आप 12 12:30 बजे तक एक मार्केट हो गई, और दूसरी मार्केट आप देखते होंगे 12 से 3 वाली मार्केट हो गई। तो सुबह जो 9:15 से 12 वाली मार्केट है वो इमोशनल मार्केट है। वो क्या है, वो रात में जो SGX हुआ वो कुछ भी उठा पटक वाली मार्केट जनरली आप देखते हैं। 12 से 3 वाली मार्केट स्टेबल मार्केट होती है, क्योंकि उस समय प्रोफेशनल ट्रेडर्स आ जाते हैं, उस समय यूरोप की मार्केट्स भी खुल जाती है, यूरोप वाले सो करके उठ जाते हैं। उस समय बेसिकली यूएस के हिसाब से भी ट्रेडिंग मतलब FIs की तरफ से भी वॉल्यूम्स आने लग जाते हैं। तो 12 से 3 वाला जो पीरियड है वो आपको उस समय का वॉल्यूम्स, उस समय का ओपन इंटरेस्ट, उस समय का जो चेंज इन पोजीशंस, वो ज़्यादा आपको राइट पिक्चर देता है कंपेयर टू फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट, क्योंकि उस समय प्रोफेशनल ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक और है कि नए ट्रेडर के लिए वॉच फ्यू स्टॉक्स देन मेनी, यानी कि आप बहुत सारा इंडेक्स में एक साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप बैंक निफ्टी भी कर रहे हैं, फिन निफ्टी भी कर रहे हैं, सेंसेक्स भी कर रहे हैं, मिड कैप भी कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप एक में कीजिए, अच्छे से कीजिए। जैसे मान लीजिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी है, या निफ्टी और सेंसेक्स है, मतलब आप 1-2 में अच्छे से करेंगे तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी।
आप बहुत सारी चीजों को एक साथ करेंगे, रिलायंस भी, इन्फोसिस भी, टीसीएस भी, तो फिर वहां पे दिक्कत आएगी। नेवर एवरेज योर ऑप्शंस। ऑप्शंस को कभी भी, लूजिंग पोजीशंस को एवरेज करना ही नहीं चाहिए। एवरेज आप ऑप्शन में एवरेज करेंगे तो वो आपकी एवरेज जीरो ही हो जाएगी। ऑप्शंस को कभी भी गलती से एवरेज मत कीजिए। ऑप्शन वैसे ही टाइम वैल्यू डिके वाला प्रोडक्ट है। ऑप्शन क्या? ऑप्शन इज अ पेरिसेबल एसेट, यानी कि 5 दिन में जिसकी वैल्यू अपने आप जीरो होनी है, यानी इट इज अ डिकेइंग एसेट, इट इज अ डेड एसेट। ऑप्शंस जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इज ओनली 33%, तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें जीतने का चांस केवल 33% है, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अगर हम एवरेज कर लेंगे लॉस में, तो वी आर किलिंग आवर सेल्फ। यानी कि हमें गलती से भी ऑप्शंस में एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% ही है। लॉस है तो कोई बात नहीं, बुक करके निकलिए, बट गलती से भी ऑप्शंस को एवरेज मत कीजिए। अच्छा, स्टॉप लॉस। प्लेस स्टॉप लॉस आउटसाइड द रेंज टू अवॉइड स्टॉप लॉस हंटिंग। यानी जो लो प्राइस है ना, अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा तो जो डे लो है उससे दूर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो। जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है तो कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए आपको आउटसाइड द रेंज आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए। कुछ की डेटा पॉइंट्स हैं, अब मैं 5-7 मिनट में कंक्लूड कर देता हूं, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। कुछ की डेटा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना चाहिए, इंप्लाइड वोलेटिलिटी देखना चाहिए, ऑप्शन चेन का डेटा देखना चाहिए, ऑप्शन ग्रीक्स आपको आना चाहिए, अंडरलाइंग एसेट की मूवमेंट का आइडिया लगना चाहिए, मार्केट सेंटिमेंट इंडिकेटर आपको पता होना चाहिए, जैसे पुट कॉल रेशियो, वोलेटिलिटी इंडेक्स और एफआईएस का डेटा। अगर आपको ये सब पता नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आप अगर ये डेटा नहीं पता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, आप करोगे तो लॉस ही होगा। तो ये सब डेटा आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में धीरे धीरे प्रॉफिट बना सकते हैं। नहीं तो सेबी की जो रिपोर्ट है ना कि 10 में से 9 लोग को लॉस होता है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप में से जैसे वेबिनार में जितने भी लोग हैं उसमें से आप देखिएगा 80% लोगों को इन डेटा के बारे में ना पता होगा, ना वो देखते होंगे। तो अगर हम टूल्स को यूज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट बनाना बहुत टफ है। अगर आप और टेक्निकल्स वगैरह सीखना चाह रहे हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, नए ट्रेडर्स हैं, तो सीएमटी एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो यूएस का कोर्स है, और बहुत अच्छा कोर्स है, ये रिकॉग्नाइज्ड है। इससे आपको दुबई भी आप जा सकते हैं, आप यूएस में भी जा सकते हैं, आप यूके में भी जा सकते हैं, इंडिया में भी आपको बहुत आराम से सीएमटी अगर आप कर लेते हैं, जो 3 साल का कोर्स है, 2 ढाई 3 साल लगते हैं, तो आप बड़े आराम से इसमें स्टार्टिंग सैलरी 6 से 8 लाख की स्टार्टिंग पैकेज आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग भी करते हैं तो आपको 25-30 हज़ार की, 40 हज़ार की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं तो 6-8 लाख का पैकेज मिलता है। तो सीएमटी भी आप करते हैं तो आपको 6-8 लाख का पैकेज स्टार्टिंग मिल जाता है। तो ये अच्छा प्रोग्राम है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप गूगल में डालिएगा mta.org। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग रिलेटेड आपको बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस में पढ़ना है तो मैकमिलन की बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग बाय मैकमिलन। मैकमिलन ऑप्शन के अच्छे राइटर हैं, आप उनकी 2-3 बुक हैं। मेरे पास तो सारी बुक है, मैं पढ़ता रहता हूँ, बट आप देख सकते हैं। मैकमिलन है, अमेजोन में सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगी। जैसे एक बुक है, देखिए यही है, मैकमिलन ऑप्शंस। ये भी एक बुक है, और भी एक है, ऑप्शन एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये अच्छी बुक है। इसमें डेल्टा के बारे में, थीटा के बारे में, वॉल्यूम्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि वॉल्यूम्स हमें कैसे यूज करना चाहिए। विक्स के बारे में देखिए, एक बहुत अच्छा है, प्रिडिक्टिव पावर ऑफ ऑप्शंस। आप देख पा रहे हैं, प्रिडिक्टिव पावर ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस का प्रिडिक्टिव पावर क्या है। तो इस तरीके से स्टडी करना जरूरी है। ऑप्शंस आप कर रहे हैं तो आपको स्टडी करना चाहिए, नई नई चीजें आप सीख सकते हैं। वेबिनार्स एंड सेमिनार्स आप रेगुलर अटेंड करते रहिए। यूट्यूब कंटेंट्स आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। वो सब अल्टीमेट ये है कि नॉलेज हमें बढ़ानी है, तभी हम ऑप्शंस में प्रॉफिट बना सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुज जी, हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप चैट रूम में डाल सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर के बाद फिर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। अनुज जी, क्वेश्चंस ले सकते हैं। सर धन्यवाद। बहुत रेलेवेंट वेबिनार रहा है करंट सिनेरियो में। तो सर बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन आज नहीं हैं, लेकिन
कुछ एक क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपने ये बोला कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तब डेल्टा को देखकर जो 0.3 0.2 का डेल्टा है उस पर करें, लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि अगर गैप डाउन या गैप अप होता है सिग्निफिकेंट, तो फिर वहां पर किस तरीके से हम लोग 0.2 या 0.3 का डेल्टा चूज कर सकते हैं? देखिए, गैप अप गैप डाउन होगा तो उस दिन तो थोड़ा कॉशियसली रिट्रेसमेंट पे ही लेना चाहिए। अब जैसे आज आप देखिए, एक तरीके का से ये गैप अप ही था ना। मार्केट सुबह सुबह 1 घंटे में 200-250 पॉइंट बढ़ गई, तो ठीक है ओपनिंग में नहीं हुआ, बट इसे आप एक तरीके का गैप अप ही मानेंगे। और उसके बाद जब वीवैप के आसपास मार्केट आएगी तो हम उस समय डेल्टा देख लेंगे कि कौन सी स्ट्राइक का 0.3 है, या फिर फॉर एग्जांपल आपको 200 पॉइंट का गैप अप भी हो गया, तो उस केस में जब वीवैप के आसपास रिट्रेसमेंट आए तो उस समय आप स्ट्राइक देखिए। अगर आप कॉल ले रहे हैं तो कौन सी स्ट्राइक का डेल्टा 0.3 है ये आपको दिख जाएगा, फिर आप उसी स्ट्राइक में एंट्री करें। क्लियर? एक क्वेश्चन अनुज जी आ रहा है कि नेम ऑफ द कोर्स, जो मैंने अभी बताया, तो वो हाँ हाँ। CMT है, चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस कोर्स को पूरे वर्ल्ड में करीब 6000 ही CMTs हैं। अभी चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन पूरे वर्ल्ड में केवल 6000 हैं। और आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी डिमांड इसकी हो सकती है। और ये आप इसका जो वेबसाइट है mta.org है, आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए। अभी तो ये क्या टेक्निकल्स, ये पूरा का पूरा क्वांट बेस्ड है, टेक्निकल्स का कोर्स है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेड्स पर कि नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से स्प्रेड्स बेनिफिशियल रहते हैं? देखिए, एट द मनी में ही स्प्रेड लेना चाहिए, क्योंकि आप आउट ऑफ मनी करेंगे तो वो गेन मिलेगा नहीं। एट द मनी यानी कि जिस लेवल पे स्पॉट लेवल है, फ्यूचर लेवल है जिस लेवल पे, उस पे नहीं। क्योंकि अभी आप देखिएगा फ्यूचर में 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो 100 रुपए आप आउट ऑफ मनी हो जाएगी। स्प्रेड हमेशा एट द मनी पकड़िए जिस लेवल पे स्पॉट चल रहा है। और आप 100 पॉइंट ऊपर की स्प्रेड बना सकते हैं, 200 पॉइंट ऊपर की स्प्रेड बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका व्यू कितना बड़ा है। सपोज आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट 200 पॉइंट का मूव आना चाहिए, तो आप सपोज कीजिए अभी 22,300 की कॉल लेके 22,500 की कॉल बेच सकते हैं। बट हमेशा जो बाइंग वाली स्ट्राइक होगी ना, वो आपकी स्पॉट के आसपास ही होगी, और सेलिंग वाली स्ट्राइक होगी वो डिपेंड करेगा आप कितना, आपको लग रहा है कि मार्केट में बाउंस आना चाहिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देख करके। बट बाइंग की जो स्ट्राइक होगी वो हमेशा एट द मनी स्पॉट के पास होनी चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं सबको बताना चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग्स जो इस सेशन की रहेंगी वो आप शायद यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो लिंक यूट्यूब चैनल का मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप चैट बॉक्स में जाकर यूट्यूब चैनल का लिंक देख सकते हैं। ये @नितिन मुरार का निफ्टी, ये क्या लिंक है? सर ये यूट्यूब नहीं, यूट्यूब का लिंक नहीं है ये। आप नहीं यूट्यूब में नहीं सर्च नहीं। कीजिएगा नितिन मुरार का निफ्टी हाँ के हाँ हाँ। निशानेबाज, तो वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा। हम्म। वहां पे हम लोग ये 3-4 दिन में ये वीडियो कोशिश करेंगे अपलोड कर दें। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि एटीएम का डेल्टा क्या हाई होगा? एटीएम का डेल्टा कभी भी हाई नहीं होगा। एटीएम का डेल्टा हमेशा 0.5 होगा। ओटीएम का डेल्टा 0.3 होगा। एटीएम का डेल्टा एट द मनी मतलब 0.5 का मतलब 50% चांस है ऊपर जाएगा, 50% चांस है नीचे जाएगा। डेल्टा 0.5 का मतलब ही ये हो गया कि एट द मनी से ऊपर जाने का चांस 50% है, नीचे जाने का भी चांस 50% है, इसलिए वो 0.5। अभी एक और सर्कुलर आया हुआ है एनएससी एक सेबी की तरफ से कि जो ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो डेल्टा के हिसाब से होगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये डेल्टा के हिसाब से होगी। ये हम लोग इनफैक्ट यूज भी करते हैं डेल्टा के हिसाब से। पीसीआर हम कैलकुलेट करते हैं। हम लोग पीसीआर जो अभी यूज करते हैं, हम दो तरीके से करते हैं, आप लोग को पता नहीं होगा। एक तो पीसीआर नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, और पीसीआर डेल्टा कैलकुलेशन के हिसाब से भी यूज किया जाता है। यानी कि जो स्ट्राइक आउट ऑफ मनी है जिसका डेल्टा 0.1 है, और अगर उसमें 20 लाख शेयर की पोजीशन है, तो उसको हम 20 लाख शेयर नहीं पकड़ेंगे, 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पकड़ेंगे, ताकि वो एग्जैक्ट पोजीशन पकड़ में आ जाए। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन सेबी की तरफ से प्रपोजल है ये बिल्कुल सही है। इससे क्या है, आपको मार्केट की एग्जैक्ट पोजीशन पकड़ में आने लग जाएगी, और एग्जैक्ट जो ओपन इंटरेस्ट, फालतू के जो ओपन इंटरेस्ट बनते हैं ना, वो मिसगाइड वाले ओपन इंटरेस्ट नहीं रहेंगे, तो इससे एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी आपकी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिकेटर्स पर ही है। आपने बात करी मूविंग एवरेज की, तो
और कौन से इंडिकेटर्स नॉर्मली यूज कर सकते हैं हम लोग? देखिए इंडिकेटर में भाई मैं तो सिंपल एक मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, वीवैप यूज करता हूँ और 15 मिनट का चार्ट पे हायर हाइज देख लेता हूँ कि क्या ट्रेंड बन रहा है। सिंपल। बाकी अगर आपको कोई इंडिकेटर आपको लगता है कि सही है तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने तो आरएसआई भी यूज किया, काम नहीं किया। बॉलिंगर बैंड ठीक है, बॉलिंगर बैंड आप देख सकते हैं, उससे क्या बैंड का पता चलता है कि मार्केट का क्या ट्रेंड है। बट जितना सिंपल रखेंगे उतना बेहतर है। तो मूविंग एवरेज भी सिंपल आपको आइडिया दे देगी कि मार्केट क्या, बेसिकली डेटा का आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या डेटा है, और उसका पेशेंस चाहिए। ट्रेडिंग में टेक्निकल से ज़्यादा जरूरी है कि आप डिसिप्लिन्ड हैं कि नहीं है, आप एंट्री के लिए वेट करते हैं कि नहीं है, क्योंकि आपको एंट्री का मौका देता है मार्केट, और वहां पे आप एंट्री लेंगे तो प्रॉफिट बनेगा। अब क्या है, कितना भी आप इंडिकेटर लगा लीजिए, आपकी एंट्री सही नहीं होगी तो वो क्या, इंडिकेटर्स तो टॉप पे बाय दिखाएंगे और बॉटम पे सेल दिखाएंगे, बट आपको डेटा का सपोर्ट, उसमें डेटा के साथ ट्रेड लेंगे तो ही बेटर होगा वो। इंडिकेटर क्या होता है ना, इंडिकेटर इज अ लैगिंग, क्योंकि इंडिकेटर तब बनता है जब प्राइस में मूवमेंट आ जाती है, क्योंकि जो इंडिकेटर की कैलकुलेशन होती है वो प्राइस के ऊपर होती है। तो इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स आर लैगिंग इन नेचर। वेयर एज जो डेटाज होते हैं, जैसे पीसीआर डेटा हो गया, वॉल्यूम का डेटा हो गया, ओपन इंटरेस्ट का डेटा हो गया, एफआईस का डेटा हो गया, दैट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। वो ये है कि पीसीआर बन रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है, अगर पॉजिटिव बन रहा है तो वो लीडिंग इंडिकेटर है। तो हम लीडिंग एंड लैगिंग दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के फिर ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन थीटा पर है कि डेल्टा और थीटा को किस तरीके से इंट्राडे में हम लोग फोकस करें। आपने कुछ बताया भी है, लेकिन फिर भी एक बारी और रोशनी आप डाल दीजिए। देखिए थीटा का मतलब बेसिकली टाइम वैल्यू हो गया। आप ऐसा कैलकुलेट कीजिए कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 60-70 पॉइंट ऊपर जाएगी। अब 60-70 पॉइंट ऊपर जाने में अगर डेल्टा 0.3 है, डेल्टा 0.3 है तो 70 पॉइंट जाएगी तो 21 रुपया वो बढ़नी चाहिए डेल्टा के हिसाब से। अब उसका मान लिया थीटा है 40 रुपए का, तो थीटा और डेल्टा का इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो नेट में आपको लॉस ही आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए कि मेरा डेल्टा का इम्पैक्ट और थीटा का इम्पैक्ट, मतलब डेल्टा का इम्पैक्ट थीटा का इम्पैक्ट से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में, डेल्टा का इम्पैक्ट यानी मूवमेंट का इम्पैक्ट थीटा का इम्पैक्ट से ज्यादा होना चाहिए, हमें वो स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है, सिंपल। और जैसे एक क्वेश्चन है कि गामा हमें कैसे यूज कर रहे हैं, तो गामा की जरूरत नहीं है। गामा ये बताता है कि डेल्टा कितना मूव करेगा, तो वो जानने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है, गामा, कई लोग गामा ट्रेडिंग करते हैं, गामा स्कैल्पिंग करते हैं, वो बड़ी पोजीशन के लिए है। छोटी पोजीशन के लिए गामा की जरूरत नहीं है, हमें डेल्टा थीटा ही देखना चाहिए। बस यही ध्यान रखना है कि डेल्टा वही लें जो थीटा का इम्पैक्ट को खत्म कर पाए, बस। ठीक है अनुज जी। यस सर, थैंक यू। सर मोस्टली यूनिक क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं, बाकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, कुछ मार्केट। जब ये पूछ रहे हैं बुक का नाम बता दीजिए, तो बुक का नाम है मैकमिलन ऑन ऑप्शंस। एक ये बेसिकली लॉरेंस जी मैकमिलन की है। लॉरेंस जी मैकमिलन इनके राइटर हैं। लॉरेंस LAWE, ये देख लिया, फोटो खींच लो, लॉरेंस। तो ये लॉरेंस की कई सारी बुक आती है, ये तो एक ही मैंने दिखाई, और भी है। और जैसे ऑप्शन एज ए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने 3-4 बुकें लिखी हैं। तो ये अच्छी बुक है, ये दोनों आप पढ़ सकते हैं। हाँ। सर एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये पूछा है कि मार्केट जब साइडवेज रहता है तो पीसीआर डेटा भी कई बारी कंफ्यूज करता है, तो उस कंफ्यूजन को हम किस तरीके से दूर करें, और साइडवेज मार्केट में बुल स्प्रेड या बेयर स्प्रेड कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बेटर वे में? तो देखिए पीसीआर डेटा कंफ्यूज कर रहा है, मार्केट साइडवेज है, तो उस केस में आप एक तो नेकेड ऑप्शंस लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो थीटा डी के खा जाएगा। और अभी मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हफ्ते में 2 दिन मार्केट थीटा खा रहा है। एक तो एक्सपायरी वाले दिन खा रहा है, एक सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन खा रहा है। तो उस दिन हमें बड़ा ध्यान से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रीमियम कॉल पुट दोनों का खत्म हो रहा है। अब जैसे आपने पूछा कि पीसीआर साइडवेज है, तो जब पीसीआर ही साइडवेज है तो इसका मतलब हमें नेकेड ऑप्शंस लेने के लिए मार्केट नहीं बोल रहा है। तो अगर हमें ट्रेड लेना ही है तो हमें हेज लेना चाहिए, ताकि मेरा थीटा का इम्पैक्ट खत्म हो जाए।
या फिर अगर मुझे नेकेड लेना है तो अगले वीक वाली लेना चाहिए जहां थीटा कम है। साइडवेज है तो थीटा कम वाला स्ट्राइक पकड़ना चाहिए, थीटा ज्यादा वाली लेंगे तो आपका टाइम वैल्यू डिके वो करंट वीक में खत्म हो जाएगी। तो इसका कंक्लूजन ये है, क्या तो आप स्प्रेड लीजिए या फिर आप वैसी स्ट्राइक लीजिए जिसका थीटा कम है, जो जनरली नेक्स्ट वीक वाली होगी। सर मोस्टली क्वेश्चंस हम लोग ने ले लिए हैं। ऑप्शन बाइंग एक से क्वेश्चन है रिलेटेड कि क्या स्टॉक ऑप्शंस पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। हाँ, ऑप्शन में आप स्टॉक ऑप्शंस में कर सकते हैं। इंडेक्स ऑप्शन जो भी प्रोडक्ट वीकली एक्सपायरी है उसमें करना रिस्की है। बट स्टॉक ऑप्शन जिसकी मंथली एक्सपायरी है, जैसे बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है बट उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, बट स्टॉक ऑप्शन जिसकी मंथली एक्सपायरी है उसमें आप ट्रेंड के साथ स्टॉक ऑप्शंस कैरी कर सकते हैं, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडेक्स ऑप्शंस में कैरी करने में 100% प्रॉब्लम है, कैरी ही नहीं करनी चाहिए। और कुछ खास सर, सेंसेक्स इज मोर वोलेटाइल एंड इट इज इंक्रीज वोलेटिलिटी ऑफ विनिंग। ठीक है सब पीसीआर डेटा कितना होना चाहिए पॉजिटिव ट्रेंड में या नेगेटिव ट्रेंड में पीसीआर कि हम डेटा 1 से ऊपर है तो पॉजिटिव है, बट इसमें ध्यान रखिए कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 1 से मान लीजिए खुला 2 पे ओपनिंग में, और दो पे खुलने के बाद 1.8 हो गया, 1.5 हो गया, 1.2 हो गया, तो इसका मतलब पीसीआर का ट्रेंड डिक्रीजिंग है, तो वो भी डेंजर है। तो पीसीआर को खाली ऐसा नहीं देखना है कि पीसीआर का डेटा क्या है, पीसीआर का डेटा क्या है और क्या हो रहा है। क्या है ये तो पता ही है कि चलो पॉजिटिव है, बट क्या हो रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा है तो चलो ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ आप मैच करा लो। अगर घट रहा है तो फिर वो इसका मतलब वो दिक्कत कर सकता है मार्केट में। ठीक है। यस सर। बाकी देखिए, एक और है, अगर प्रीमियम टेलीग्राम चैनल जो भी यूज़र ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्या है, अगर आप कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो वो वाइबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए सपोज कि आप 25,000 कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो एसएमसी की जो सब्सक्रिप्शन फीस ही है वो करीब साल की 10-12 हज़ार की होगी। तो 25-30 हज़ार में आप अगर 12-13 हज़ार फीस दे देंगे तो 50% तो आपने फीस ही दे दी, फिर ब्रोकरेज है, तो आपके लिए वाइबल बनेगा नहीं। आपको कम से कम आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं और अगर लाख रुपए का फंड लेकर के चल रहे हैं तभी वाइबिलिटी है, अदरवाइज वहाँ पे वाइबल नहीं बनेगा। क्योंकि आप 30% चार्जेस ही दे देंगे, बाकी सब मिला के 50% दे देंगे, तो फिर आपका कुछ बचेगा नहीं वहाँ पे। इसलिए आप तभी प्रीमियम चैनल ज्वाइन करने का सोचें जब आप मिनिमम 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप 1 लाख का कैपिटल लेकर के चल रहे हैं, तभी आपको वाइबिलिटी बनेगी और रिटर्न बैठ सकता है। अदरवाइज वाइबल प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी थैंक मच, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू अनुज जी, थैंक यू थैंक टीम, यू सर। थैंक यू एवरीवन।